गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है 7 मार्च को आप लोग का एसएसटी का पेपर है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनका ऑलरेडी हो चुका होगा और वो रिवीजन भी कर रहे होंगे। बट कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ भी रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पूरे साल बच्चे साइंस और मैथ में लगा देते तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है एसएसटी पढ़ने का, और इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो ये वीडियो देखो ट्रेजर होने वाला है। ठीक है ना, एक खजाना है आप लोगों के लिए। और वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, या फिर जो अभी रिवीजन फेज में, उनको एक और आपका बूस्टअप मिल जाएगा इससे। तो ये दोनों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन का काम करेगा, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए ये आराम से आप इस वीडियोस के थ्रू जो है आप 50% जो स्कोर कर सकते हो। साथ साथ इसकी मदद से आप बहुत सारे एमसीक्यूज को, केस बेस्ड क्वेश्चन के जो है आप इन सभी को जो आप डील कर सकते हो इसके साथ साथ। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली क्या, 4 मार्क्स का कोई नॉर्मल इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है केस बेस्ड फॉर्म में, है ना। तो आपको सर मैंने कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन रखे हैं जो 4 मार्क्स बेस्ड होंगे। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपको दिखेंगे, हो सकता है कि वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको केस बेस्ड स्टडी बना के दे दें। और उसके लिए भी आपको पता है केस बेस्ड स्टडी में ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ के अंदर लिखी होती हैं। वहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिलता है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ही करने होते हैं टाइप। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2 मार्कर क्वेश्चन भी देखेंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन भी देखेंगे और 5 मार्कर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जोल्वरिन। जोल्वरिन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। देखो, जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन है जो कि फॉर्म हुआ कब, 1834 के अंदर। ठीक है, आपको पता है जब तक जर्मनी यूनिफाई नहीं हुआ था, या कह लो तरह से पूरा जब यूरोप यूनिफाई नहीं हुआ था, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी जो स्कैटर्ड थी, है ना। तो उसके लिए जब तक वो उनका यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उससे पहले ना बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थे। क्या कहने का मतलब, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे करेंसी कुछ और है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो कई सारे टैरिफ बैरियर्स भी थे, है ना। हर जगह के अलग अलग वेट्स और स्टैंडर्ड मेजर भी थे। तो इस केस में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, पर्टिकुलरली बिजनेस पर्सनस को, क्योंकि उन्हें ट्रेड करना था। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई सामान खरीदे मीटर के हिसाब से, वहाँ जाके पता चल रहा है वो चीज़ केजी में मिल रहा है, तो डिफिकल्टीज क्रिएट होगी। इस इस ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए एक कस्टम यूनियन बना 1834 में, जिसका नाम है जोल्वरिन। ये पर्शिया की इनिशिएटिव थी, मतलब स्टार्ट रशिया ने किया था। बाद में बहुत सारी कंट्रीज को ये चीज़ पसंद आई और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने। ठीक है, इसके अंदर टैरिफ बैरियर्स को जो है एबोलिश कर दिया गया। बहुत सारी करेंसी एग्जिस्ट करती थी, है ना। तो आप देखो, अगर यूनिफॉर्म करेंसीज नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है ट्रेड करना मुश्किल होगा। तो करेंसीज को क्या कर, जैसे 30 करेंसीज थी तो उसको 2 कर दिया गया। उसी तरह से रेलवे नेटवर्क में इंप्रूव किया गया, जिसकी वजह से ट्रेड में और ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने किए, किस पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। जहाँ जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का रूल रहा, जिन जिन एरियाज को उन्होंने कंट्रोल किया, तो वो चाहते थे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आए, और वहाँ उस इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नेपोलियनिक कोड। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जो रीजन्स या जो टेरिटरीज नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रोल में आती थी, तो वहाँ पे वो एक काइंड ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करते थे, है ना, जिसे हम कोड ऑफ कहते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, और जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या था, इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि आपको पता है
कोई भी कंट्रीज को अच्छे से रन करने के लिए या कोई भी रीजन्स को रन करने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है ना। आपको पता है, भले ही नेपोलियन बोनापार्ट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक रूलर, लेकिन वो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कहाँ कहाँ, जैसे न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज जो थी उनकी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सब जगहों पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ कोड को अप्लाई किया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो सके। वो क्या था? सबसे पहले तो फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया, ठीक है, मतलब जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है तो उसको रिमूव कर दिया। सर्फडम, हम स्लेवरी कहते हैं, उसे भी इन्होंने एबोलिश कर दिया। सोशल हायरार्कीज नहीं, इन्होंने कहा कोई सोशल हायरार्कीज नहीं रहेगी। बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया। गिल्ड, आपको पता है गिल्ड जो है एक काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन था, उस पर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उसको भी खत्म कर दिया। उसी तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें कई सारे इकोनॉमिक फ्रीडम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगा तो ट्रेड भी बेहतर होगा और बिजनेसेस भी फ्लरिश करेंगी। उसी तरह से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम किया, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से गवर्नेंस भी बेहतर हुआ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हुआ ही। इससे पीजेंट्स का भी फ़ायदा, आपके बिजनेसमैन का भी फ़ायदा हुआ। और हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म लॉज देखने को मिले, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स देखने को मिली, मेजर्स, है ना, कॉमन करेंसी भी हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से हमें ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की ना अभी, कि कॉमन करेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, है ना, तो ये सारे वो स्टेप्स में से हैं जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा, व्हाट वाज न्यू कंजर्वेटिज्म फॉर्म्ड आफ्टर 1815, है ना। 1815 के अंदर देखो 1814 और उससे पहले भी कई सारी लड़ाई हुई। फाइनली हमने देखा था व्हाट ये बैटल ऑफ लेप्जिग और बैटल ऑफ वाटरलू जैसे। तो इनके अंदर क्या हुआ था? कलेक्टिवली नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था। आई एम नॉट श्योरली रिमेंबर, आई थिंक वो बैटल ऑफ लेप्जिग था, है ना, या फिर बैटल ऑफ वाटरलू था, जिसके अंदर क्या हुआ, सारी कंट्रीज ने मिलके किसको हरा दिया? नेपोलियन को हरा दिया। क्योंकि नेपोलियन कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट था। कंजर्वेटिज्म मतलब समझ रहे हो ना, क्या कहने का मतलब है? जो ऑटोक्रेसी के अंदर बिलीव करते थे, जो मोनार्की सिस्टम के अंदर बिलीव करते थे, उसके अगेंस्ट था। और उन्हीं लोगों को कंजर्वेटिव कहा जाता था जो ऑटोक्रेसी में बिलीव करते थे। अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने कलेक्टिवली क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया, तो नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे हमने अभी पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना, बहुत सारे जो ऐसी पॉलिसीज थी जो कंजर्वेटिव को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज नेपोलियन वॉज इन पावर। अब जब उन लोगों ने कलेक्टिवली नेपोलियन को हरा दिया, तो उसके बाद क्या होता है 1815 के बाद, ठीक है, कि जितने भी मेन कंजर्वेटिव लीडर्स थे वहाँ पे, जैसे आपका यूके के लीडर हो गए, रशिया के, प्रशिया के, ऑस्ट्रिया के, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब वेना में कहते हैं कि चलो वेना में मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे मीटिंग करते हैं और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब फिर से हम रीस्टोर करेंगे। किसे? हम फिर से रीस्टोर करेंगे आपका क्या? ट्रेडिशनल मोनार्की सिस्टम, जिसे नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था। उस चीज़ को रीस्टोर करने के लिए जो है ये नया कंजर्वेटिज्म फॉर्म हुआ था। इसी को हम वेना कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेना एक प्लेस है यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर पर्टिकुलरली, वहाँ पे जो है ये मीटिंग हुई थी, जिसका पर्पस क्या था कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो मोनार्की सिस्टम था ना, उसको रीस्टोर करना था, ठीक है, और जो जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसको ख़त्म करके वही पुरानी चीज़ों को लेकर आना था, ठीक है ना। तो ये हुआ। और इसको चेयर कौन करते हैं? इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, जिसका नाम है ड्यूक मैटरनिक। तो ड्यूक मैटरनिक जो है हेड करते हैं किसको? आपका जो ये है, जो वेना कन्वेंशन है उसको ये हेड करते हैं, है ना। और जो भी चेंजेस इन्होंने किए थे, जैसे कि मान लो इन्होंने बाउंड्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दी थी फ्रांस की, इसने नेपोलियन ने, तो उसको क्या किया, फिर से जो ओरिजिनल बाउंड्रीज थी उसी में कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, जैसे फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया, जो हायरार्कीज थी इसको ख़त्म कर दिया था नेपोलियन ने। तो इन सारी चीज़ों को फिर से रिस्टोर किया गया, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन है, वाई पीरियड ऑफ, है ना, और ये मैंने साथ साथ आप देखोगे तो ये मैंने मार्क भी कर दिया कि इसकी पॉसिबिलिटीज है कि इतने ही मार्क्स में ये आ सकते हैं, ठीक है ना।
बाकी देखो आने का वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है जो 2 मार्क्स में मैं दे रहा हूँ, या तो वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आएगा या फिर केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है। देखो 4 और 5 में तो नहीं आ सकता है ना, 4 और 5 में उसी के चांसेस हैं, सॉरी 4 कह रहा हूँ 5 मार्क्स में, जिसे मैंने जहाँ मैंने पहले से मार्क कर रखा है 5 मार्क्स का, उसी में आएगा वो। ठीक है, 1830 और 1840 का जो पीरियड है ना, इसे कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये पीरियड है पूरा 1830 से 1848 का, हमें इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, उसी तरह से ऑटोमन एम्पायर के अंदर, आयरलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर, अगर आप गौर से देखो तो ये सारी कंट्रीज कहाँ पे, यूरोप के अंदर है। और इन सारी कंट्रीज के अंदर हमें जो है रेवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये इसी पीरियड के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, ना एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली 5 मार्क्स में आ सकता है आपसे, या फिर अगर शॉर्ट में पूछना चाहे तो 3 मार्क्स में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 मार्क्स इसलिए पूछे हैं, कई बार ये आपको केस बेस्ड स्टडी बना के भी आपको इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है ना, बट चांसेस इसके कम है केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मली आ भी चुका है ये क्वेश्चन। देखो अब लिबरल रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 ये क्या है। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लिबरल कौन होंगे, जो एजुकेटेड होंगे। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म की ताकि जो नेशनलिस्ट है और लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया जा सके। अब ये जो मूवमेंट था ना, इसकी कुछ डिमांड थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, इनकी डिमांड में से था कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना है। क्या बनाना है, नेशन स्टेट। आप सबने पढ़ा होगा कि नेशन स्टेट ऐसे स्टेट को कहते हैं जहाँ पे हर एक जो है ना कॉमन फील करे, मतलब हर एक की कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन बिलोंगिंग्स हो, उसको हम कहते हैं नेशन स्टेट, है ना, ये चीज़। और उन्होंने कहा कि हम नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा नेशन स्टेट जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब वो कंट्री या वो नेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। ठीक है, अच्छा ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, इन्होंने बस ये कहा जो मोनार्की है ना, हम क्या करते हैं, मोनार्की को मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर देते। और उनके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था, एक जर्मन की जनरल असेंबली बनाई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर लिया। और इन्होंने कहा कि जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ हैं उनसे कहा कि आप जो है क्राउन होंगे, बट यू विल बी अवॉइडेड बाय द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन भाई साहब ने मना कर दिया, फ्रेडरिक विलियम साहब ने कहा नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, मना करने के पीछे रीजन क्या था, क्या इनको क्राउन नहीं बनना था, नहीं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर अगर ये बन जाते तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाते किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है, और साथ साथ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा जैसे कि मिडिल क्लास डोमिनेट कर रही थी। धीरे धीरे मिडिल क्लास वालों की गलती क्या रही कि उन्होंने अपनी पावर को गेन करने के चक्कर में जो पीजेंट्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया, तो उनका सपोर्ट वैसे भी खत्म हो गया था। तो एक तरफ तो हमने देखा कि जो फ्रेडरिक विलियम है उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, साथ साथ इनका जो सपोर्ट था अभी तक वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, तो जिसकी वजह से ये मूवमेंट हमें सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखा, और फाइनली ये मूवमेंट जो है कोलैप्स कर गया। कौन सा, 1848। ठीक है ना। नाउ अब है जर्मन यूनिफिकेशन। देखो ये अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर आता है या इटली यूनिफिकेशन पे आता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक बैकग्राउंड पढ़ते हैं और एक प्रोसेस पढ़ते हैं, ये 2 चीज़। तो फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका बैकग्राउंड है। तो बात करेंगे हम जर्मनी की, तो जर्मनी ना इनिशियली कॉन्फेडरेशन था। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स, इसी को कॉन्फेडरेशन कहते हैं। इस तरह से 39 स्टेट का ये कॉन्फेडरेशन था, और हर एक की क्या थी, हर एक का अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करता था। और हमने बताया था अभी कि जब कोई कंट्री यूनिफाइड नहीं होती तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के लिए तो सोल्वरिन बना था, है ना। तो अब लिबरल्स ने क्या सोचा कि हमें एक नेशन स्टेट बनाने की ज़रूरत है, यूनिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और हालांकि हमने देखा जैसे लिबरल्स ने कोशिश भी की थी 1848 के अंदर, लेकिन उसको कंबाइंड फोर्सेस जो थी मोनार्की की, उसको उन्होंने क्रैश कर दिया, और फाइनली जो है वो मूवमेंट हमें सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखा था। अब अगर हम बात करें तो ये इसका भी, अगर बात करो अभी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड है जर्मनी, है ना, तो इसको यूनिफाई करना है। अब आते हैं इसकी प्रोसेस की बात। तो ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ना,
वो प्रशिया की लीडरशिप में स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि प्रशिया ये इनिशिएटिव लेती है कि हम जर्मनी को क्या करेंगे, यूनिफाई करने का काम करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा रोल आता है किसका, आपका वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। दिस पर्सन, ये नाम देखो, कभी भी अगर जर्मन यूनिफिकेशन की बात हो तो ओटो वन बिस्मार्क को भूला नहीं जा सकता, है ना। तो ये चीफ आर्किटेक्ट है इस मूवमेंट की, मतलब सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं ने ही प्ले किया है। ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी पर्शियन की पावरफुल आर्मी की मदद से और बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इसने कई सारी वॉर लड़ी, किससे, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और फाइनली जो है 1871 के अंदर हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। और जब ये यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है तो ऑब्वियस बात है इनिशिएटिव किसने लिया था, रशिया ने। तो उसी तरह से रशिया के जो किंग हैं विलियम फर्स्ट, उनसे कहा जाता है कि आप जो है आगे जो है इस जर्मनी को आप गवर्न करेंगे। और हॉल ऑफ मिरर जो पैलेस ऑफ वर्सेलिस है, ये भी ध्यान रखना वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्हें जो है जर्मन का न्यू एम्परर बनाया जाता है। इस तरह से पूरी जो है जर्मन एम्पायर क्या होती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मतलब जो नहीं मानते थे उसके लिए लड़ाई लड़ाई करते थे। ठीक है, अब वो ब्लडी रेवोल्यूशन हो चाहे कुछ भी हो, बस इन्हें ये था कि हमें जर्मन को यूनिफाई करना है। ये चीज़ हमने देखी। अब हम बात करते हैं इटली यूनिफिकेशन की, है ना। तो इटली यूनिफिकेशन में अगर हम बात करें मिड 19th सेंचुरी के, मतलब 1850s के आसपास बात कर रहे हैं, है ना। तो इटली ना 7 स्टेट के अंदर डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जिसपे जो इटली के जो प्रिंस का जो है रूल था, डेट वॉज सर्डिनिया पाइडमेंट। ठीक है ना। और जैसे अभी यूनिफाई नहीं है तो हम देख रहे हैं सिचुएशन क्या वहाँ पे। तो देखो अभी तक इटली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, एक चीज़ हमने देखी। उसी तरह से जो एक ही रीजन है पूरे 7 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे इटालियन प्रिंस का रूल है। ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ किसके कंट्रोल में है, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में। सेंट्रल रीजन जो है वो आपका पोप गवर्न करते हैं, और सदर्न रीजन जो है वो जो स्पेन की किंगडम है, बॉर्मन किंग, वो रूल कर रहे हैं। ठीक है ना। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ सर्डिनिया अपॉइंटमेंट a unified Italy offered the possibility of economic development and political dominance। अब जो ये सर्डिनिया डिपार्टमेंट के जो रूलर हैं, ठीक है, वहाँ के जो प्रिंस हैं, उनको ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसको यूनिफाई कर लें। जब यूनिफाई करेंगे तो जो यूनिफाई करेगा, जैसे जर्मनी के अंदर यूनिफाई करने में आपका जो है प्रशिया ने हेल्प की, तो उसी की पॉलिटिकल डोमिनेंस हुई। तो इन्होंने कहा चलो हम जो है यूनिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे पॉलिटिकल डोमिनेंस हमारी बन जाएगी, है ना। उसी तरीके से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा इस रीजन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, तो जो इटली का यूनिफिकेशन है ना, इसके अंदर कई बड़ी पर्सनैलिटी ने हेल्प किया है। ठीक है ना। उसी जैसे कि गैस्पी मेजनी हो गया, विक्टर एमेनुअल हो गए, और जो है ये आपके काउंट डे केबर हो गए। ठीक है ना, काउंट ऑफ केबर। ठीक है ना, कैमिलो बेंसो जिसे कहते हैं, कैमिलो डी केबर कहते हैं इसको। ठीक है ना, कैमिलो कोटे डी केबर, हाँ। ठीक है ना। उसी तरह से ये सब, और उस तरह गैस्पी, गैरिबाल्डी, इन सब ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखते हैं सबसे पहले हम गैस्पी मेजनी का। तो इन्होंने 1830s के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम लिया, जिसकी वजह से कि इटली को यूनाइट कर सके। ठीक है। और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी लॉन्च की, जिसे हम यंग इटली कहते हैं। किसने लॉन्च किया, गैस्पी मैजिनी। और पर्पस क्या था कि जो नेशनलिस्ट गोल है उसको इंग्रेडिएंट इंक्लूड कर पाए वहाँ के लोगों के अंदर। ठीक है ना। हालांकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाए, एफर्ट्स नहीं कर, मतलब कि कोई खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता, बट एफर्ट तो स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। ठीक है ना। सॉरी। फिर जो है लीडरशिप जो है शिफ्ट हो जाती है सर्डिनिया पीडमोंट के किंग के पास, विक्टर इमैनुअल सेकंड के पास। ठीक है। और उनके चीफ मिनिस्टर जो है कैमिलो बेंसो। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो तो ना ही डेमोक्रेट होते हैं ना ही रेवोल्यूशनरी होते, फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया होता है इटली को यूनिफाई करने में। ठीक है। जैसे बहुत सारे वेल्दी और एजुकेटेड एलिट्स थे उस टाइम के, उसमें से एक ये भी थे, है ना। और ये इटालियन से लाइक ये फ्रेंच अच्छा बोल सकते थे एज कम्पेयर टू इटालियन। तो इन्होंने बहुत ही टैक्टफुली क्या किया, अलाइंसेस फॉर्म किए फ्रांस के साथ,
और इस तरह से ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हरा दिया, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ के ऊपर रूल कर रही थी। तो इस तरह से नॉर्दर्न पार्ट को जो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसी तरह से अगर हम बात करें गैस्पी गैरिबाल्डी की, तो गैस्पी गैरिबाल्डी ने क्या किया, इनकी ना ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो इटालियन फ्रीडम फाइटर उनमें से एक है। तो गैरिबाल्डी जो है वो मैजनी से मिलते हैं, ये वाले गैस्पी मैजनी से, और यंग इटली को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बाद में विक्टर एमेनुअल को सपोर्ट भी करते हैं। और 1860 में ये बहुत फेमस याद रखना, ये साउथ की तरफ जो है एक्सपेडिशन करते हैं, कि जो साउथ में जो बॉर्बन किंग्स है ना उसको हटाने के लिए। और इनकी एक अपनी आर्मी होती है जिसको हम कहते हैं रेड शर्ट आर्मी, ये ध्यान रखना, रेड शर्ट आर्मी, ठीक है ना। और इंडिया में रेड शर्ट आर्मी किसकी थी, ये आपको होमवर्क बता रहा कि इंडिया के अंदर भी कोई ऐसे लीडर थे जिनकी अपनी रेड शर्ट आर्मी थी, वो कौन थे, ठीक है ना। और इसी तरह से स्पेनिश बॉर्बन किंग है उसको, यहाँ थोड़ा सा ये पार्ट रह गया यहाँ पे, तो स्पेनिश बॉर्बन किंग को जो है उन्होंने पावर से निकाल दिया, ठीक है ना, विक्टर एमेनुअल के सपोर्ट की मदद से। और फाइनली जब पेपल स्टेट को जो है आपका वहाँ से हटा दिया, तो 1861 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो है इटली जो है पूरी तरह से यूनिफाई हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए, लेकिन आपसे आ सकता है किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आप नॉर्मली या तो गैस्पी मैजनी पे आएगा या गैस्पी गैरिबाल्डी के ऊपर आएगा, तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा इसी में से हम कुछ, अगर हमें पूरा ओवरऑल याद रहेगा तो जाहिर सी बात है हम जो छोटे आंसर्स होंगे उसको भी डील कर ही लेंगे। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल ऑफ किया, ठीक है ना, क्यों जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था जो 1920 में जो स्टार्ट हुआ वो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक गांधी जी ने क्यों इसको जो है क्या नाम कहते कॉल ऑफ कर लिया। तो सिंपल इसका रीज़न है कि पहली बात तो जो मूवमेंट है ना वो वायलेंस में टर्न हो गया था, ठीक है। बहुत से ऐसी जगह देखने को मिली हमें जहाँ पे वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपने सुना होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। ये 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है, और वहाँ पे जो है कुछ पुलिस वालों को जला दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया क्या, कि वायलेंस हो रहा था। सेकेंड, कि देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पर्पस क्या था, कि कुछ भी हो जाए हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स थे हमारे कांग्रेस के, जैसे CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये बिलीव करते थे नहीं कि हमें जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें काउंसिल में जाना पड़ेगा। और काउंसिल किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, जिसको वो बाइकआउट कर रहे थे, कह रहे थे हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो कुछ लीडर्स हैं वो फिर से जो है कोऑपरेट करने लगे ब्रिटिशर्स को, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो मूवमेंट है वायलेंस होने लगा। इसी वजह से हमने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया 1922 के अंदर, ध्यान रहेगा। उसी तरह से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी की इनिशियल, आपको पता है गांधी जी की जो मूवमेंट थे वो सत्याग्रह प्रिंसिपल जो है दो चीज़ के ऊपर बिलीव करता है, एक नॉन वायलेंस के ऊपर, एक तुरंत के ऊपर। गांधी जी कहते हैं अगर जो सच्चे हो आप अपने रास्ते में, तो आप पेसिव रेजिस्टेंस के थ्रू जो है आप अपने गोल को अचीव कर लो। पेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें आप वायलेंस का यूज़ नहीं करते, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने एनिमी के ऊपर या फिर आप अपने ओपोनेंट के ऊपर ईजिली विक्ट्री आपको हासिल हो जाएगी। तो 3 मूवमेंट जो हम गांधी जी की इनिशियल मूवमेंट है वो है आपकी चंपारण, बिहार के अंदर होता है पहला, 1917 के अंदर। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट में था, जो प्लांटेशन सिस्टम था, ऑपरेसिव प्लांटेशन जो प्लांटेशन सिस्टम था इंडिगो को ग्रो करने का, उसके अगेंस्ट में था। दूसरा हमें देखने को मिलता है जो दूसरा इन्होंने सत्याग्रह किया वो खेड़ा गुजरात के अंदर 1917, दोनों 1917 में है। और यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो चुका था गुजरात के अंदर, प्लेग एपिडेमिक हो सकी, तो इसलिए उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर रिलैक्सेशन की डिमांड की थी, ठीक है ना। अहमदाबाद गुजरात मिल जो अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था, तो वहाँ पे भी इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्होंने अच्छी वेजेस की डिमांड की थी, किसके लिए, आपके जो मिल वर्कर्स है अहमदाबाद में उसके लिए। तो समझ में आ गया, ये 3 इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट है किसके, गांधी जी की। नाउ अब एक क्वेश्चन, ये देखो आज इस एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, इसमें जो क्वेश्चंस है ना मैंने ओवर 10 इयर्स के आसपास के क्वेश्चन एनालिसिस करके फिर फ्रेम किए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें से एक ये भी है, जैसे कि वाई इंडियंस आउटरेज्ड बाय रोलेट एक्ट को लेके इंडियंस असल में नाराज क्यों थे। तो 2 रीज़न था। पहली बात तो कि इस एक्ट के अंदर, अच्छा ये कब आया था,
19 के अंदर आया था, ठीक है ना। इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी और डिटेन कर सकती थी बिना ट्रायल के 2 साल तक के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल तक के लिए कोई ट्रायल नहीं होगा, आपका जो है कोई ट्रायल नहीं होगा और 2 साल तक के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर अगर हम बात करें तो इससे सिविल राइट्स का वायलेशन होता है और गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर हमें देखने को मिल जाता है इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। एक बहाना मिल गया जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसा हमने बताया कि 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये आपका होमवर्क है, ये बताओगे आप कि अच्छा देखिए, होमवर्क देने का पर्पज़ ये है कि आप थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू करो ताकि आपको आइडिया मिले। देखो, आप कितने भी क्लासेस ले लो यूट्यूब के ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि आप उससे आप कभी बुक को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया वहाँ से लेना ही चाहिए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ आपको। तो 1920 मूवमेंट के साथ साथ एक और मूवमेंट पैरेलल चल रही थी। वो कौन सी मूवमेंट थी और उसको कौन लीड कर रहे थे, ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड मूवमेंट था। तो अलग अलग जगह पे हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, बट उसके फॉर्म्स अलग है, सबकी डिमांड अलग थी, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगह पे फैला। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो एक तो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, आपका प्लांटेशन वर्कर्स असम के अंदर। तो जो असम के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो जो है इसके अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 जो एक्ट है उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट कर रहे होते हैं, एक तरह से कह लो कि इसको अपोज कर रहे होते हैं। पर्पस क्या होता है इस एक्ट के अंदर? ये होता है कि जो टी गार्डन के अंदर जो काम कर रहे हैं प्लांटेशन वर्कर्स, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक। और जो कोई भी छोड़ के जाता था, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी उसके लिए, लेकिन नॉर्मली परमिशन दिया ही नहीं जाता था, ठीक है। और कोई अगर ऐसे ही छोड़ के चला जाए तो उसको जो है बुरी तरीके से पनिश किया जाता था, ठीक है। ये था प्लांटेशन वर्कर्स के अंदर। उसी तरह से अवध के अंदर पीजेंट्स का हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। किसके अगेंस्ट? तालुकदार्स के अगेंस्ट और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। आपको पता हो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स ये जो है ना इंटरेस्ट देते थे, मतलब लोन देते थे नॉर्मली पीजेंट्स वगैरह, और हायर चार्जेस करते थे उसके ऊपर। और उसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसके अंदर जो जितने भी पीजेंट्स हैं वो डेब्ट ट्रैप साइकिल के अंदर फंस जाते थे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में ये एक मूवमेंट था, ठीक है ना। तो इन्होंने जो हाई रेंट थे, इलीगल जो चार्जेस वगैरह लगते थे, ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था, इन सब के अगेंस्ट में ये काम कर रहे थे। ये चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो, ठीक है। साथ साथ जो है जो बेगार सिस्टम है, बेगार सिस्टम मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती आप करवा रहे हो किसी से काम, वो खत्म होनी चाहिए। और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम है ना उसको खत्म किया जाए। तो इसी चीज़ को फर्दर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सभा भी बनी थी, ऊद किसान सभा, ये ध्यान रखना। और किसने बनाया? ये जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, ये एक और चीज़, जो अवध के अंदर जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। एक तरफ आपको ये जगह दे देंगे और दे देंगे इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी, सॉरी। तो ये हमें देखने को मिलता है ना। तो ऊद किसान सभा की बात कर लिया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है गुडेम हिल्स के अंदर। गुडेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे हमें अर्ली 1920s में वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये मूवमेंट जो है ना वायलेंट मूवमेंट होता है। और इसको कौन लीड करते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अब इसका पर्पस क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने से मना कर दिया था। अब भाई जो ट्राइबल्स हैं उनका तो पूरा का पूरा जो लाइवलीहुड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फॉरेस्ट के ऊपर। तो जो उनके लिए ग्रेजिंग करना मना कर दिया था उनके, और फ्यूल नहीं कलेक्ट कर सकते थे, तो इन्होंने गोरिल्ला अटैक स्टार्ट किया था पुलिस स्टेशन के ऊपर और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर, ताकि वो स्वराज को अचीव कर सके। ये हमारा एक क्वेश्चन के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है कैसे हेल्प किया नेशनल मूवमेंट को ग्रोथ करवाने, मतलब जो नेशनल मूवमेंट था उसको कैसे फ्यूल अप किया और कैसे जो नेशनलिज्म को बढ़ाने में हेल्प किया, क्या जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। तो आपको पता है पहले तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ? 1914 से 1918 के पीरियड तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, है ना। इसमें हमने देखने को मिला कि जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ब्रिटिशर्स डिफेंस पे खर्च कर रहे थे, ठीक है ना। और वो कहाँ से पूरा कर रहे थे? अब जाहिर सी बात है जो खर्च करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास टैक्सेस बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब बढ़ाए,
जिसकी वजह से क्या है, जो बर्डन ऑफ टैक्स आ रहा था किसके ऊपर आ रहा था, वो इंडियंस के ऊपर आ रहा था, और भी कॉलोनीज के ऊपर आ रहा था, बट हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अब उनके ऊपर जो है बर्ड टैक्स का बर्डन आ गया। उसी तरह से जो एसेंशियल गुड्स है ना, उनकी प्राइसेस बढ़ने लगी, मतलब इन्फ्लेशन भी आ गया, ठीक है ना, इन्फ्लेशन भी आ गया। जैसे वॉर लाइक सिचुएशंस वगैरह होती है तो उससे इन्फ्लेशन ज़रूर आता है, ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन आने लगा, ठीक है। उसी तरह से ज़बरदस्ती जो है इंडियंस को जो है, अगर वो उनके विल के अगेंस्ट कह रहे थे नहीं आपको ब्रिटिश के लिए जो है एज अ आर्मी की तरह सर्व करना पड़ेगा, क्रॉप फेलियर हो गए जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया, है ना। इस तरह से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया उसी पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर जो लोगों की सिचुएशन ख़राब हो गई। अब जो लोगों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो इसकी वजह से क्या लोगों से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, और ये जो है ना कहीं कलेक्टिव कह लो एक आइडेंटिटी बनने में फॉर्म किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इस तरह से नेशनलिज्म की स्पिरिट को ये फर्दर जो है स्ट्रेंथन कर दिया। नाउ सॉल्ट मार्च को, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सॉल्ट मार्च को जो है क्यों एक इफेक्टिव सिंबल माना जाता है रेजिस्टेंस का, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। रेजिस्टेंस जानते हो ना, अपोज करना। तो आपको पता है सॉल्ट मार्च, ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, 1930 में स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है ना। सॉरी बेटा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ, और ये मार्च स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से लेके जो डांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात का, वहाँ तक के लिए। इसमें गांधी जी के साथ 78 क्या नाम कहते वॉलंटियर थे, जिन्होंने अराउंड 240 माइल्स के आसपास कवर किया था 24 डेज के अंदर, ठीक है ना। इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, हर किसी को सॉल्ट का जो टैक्स है वो अफेक्ट करता है। तो सॉल्ट लो को जब ब्रेक किया, खुद से सॉल्ट बनाया किसने, गांधी जी ने, तो ये दिखाया कि किस तरह से आप ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हो। इसको इफेक्टिव इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने कई सारे रीजन्स से लोगों को क्या किया, आपको क्या एक तरह से यूनाइट किया, क्लासेस को यूनाइट किया, कई सारे रिलीजन्स को यूनाइट किया। इस तरह से इसलिए इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस माना जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वाइड था, या हर एक को यूनाइट करने में हेल्प किया, साथ साथ पीसफुल भी था और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना। पूरे इंडिया से इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला, ठीक है, और इवन फ्रॉम द वर्ल्ड के अंदर भी, आपको पता है कि वर्ल्ड मैगजीन के अंदर भी इसको पब्लिश किया गया, और इस तरह से सॉल्ट मार्च जो है एक पावरफुल सिंबल बन गया प्रोटेस्ट का कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। नाउ यहाँ आप कह गिव 2 एग्जांपल्स, है ना, जो ग्लोबल एक्सचेंजेस के 2 एग्जांपल्स देने जो 17th सेंचुरी से पहले हुआ करते थे। एक एशिया से एग्जांपल लेना और एक अमेरिका से लेना। तो देखो एशिया से अगर हम बात करें तो हम चाइना और इंडिया को देख सकते हैं कि चाइना से जो है सिल्क ज़्यादा था, है ना, और स्पाइसेस आपका इंडिया से, कहाँ पे, यूरोप में। तो ये हमने देखा कि सिर्फ एशिया से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरोप जाती थी, ठीक है ना। तो वो हमने सिल्क और स्पाइसेस देखा, सिल्क आपका चाइना से, स्पाइसेस इंडिया से। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम यहाँ एक्सपोर्ट करें तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका से कई सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, जैसे आपने मेज़ का सुना होगा, स्वीट पोटैटोज, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, मैक्सिको से आई है। मैक्सिको क्या, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला। तो ये चीज़ हमें देखिए कुछ जो है वो एशिया से और कुछ अमेरिका से आ रही है। तो ये ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं जो 17th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। कहने का मतलब प्री मॉडर्न एरा ट्रेड है, ठीक है। नाउ ये भी आ सकता है सिंपली कि कॉर्न लॉज क्या होते हैं 2 मार्क्स में, है ना। तो कॉर्न लॉज जो है वो ब्रिटेन के अंदर पास हुआ था, कब, 1815 के बाद। इसका पर्पस क्या था, जो फॉरेन ग्रेन का इंपोर्ट हो रहा था ना, उसको रोकने के लिए। इसको लाने का पर्पस यही था कि जो जब इंपोर्ट हो रहा था तो उसकी वजह से जो उनके जो डोमेस्टिक फार्मर्स है या लैंड ओनर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, उनकी जो है क्रॉप्स ज़्यादा नहीं बिक पा रही थी। इसकी वजह से इस लॉ को लाया गया था, जिसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है ना। कई बार जो है नए क्रॉप्स जो है वो एक लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब कई बार ज़िंदगी मौत के बीच में कुछ क्रॉप्स जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकती है ना। तो ये चीज़, जैसे हम बात करें पोटैटो और स्वीट पोटैटो की, ठीक है, तो इसको यूरोप में लाया गया था फ्रॉम द अमेरिकन। जो अमेरिकन थे वो जब यूरोप आए तो वो अपने साथ इनका, हमने पढ़ा था ना अभी, तो ये क्रॉप्स लेकर आए, ठीक है। और इसकी ख़ास बात ये जो पोटैटो है, ठीक है, वो बहुत ही पुअर सॉइल के अंदर भी ग्रो हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है इसकी,
और काफ़ी चीप होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को फेमाइन्स के जब फेमाइन आया तो काफ़ी लोगों को सर्वाइव करने में हेल्प किया और फूड शॉर्टेज को मीट करने में भी हेल्प किया। इसलिए इसको कहा जाता है कि कुछ ऐसे खाने होते हैं जो आपके लाइफ और डेथ के बीच में डिसाइड करते हैं कि आप जियोगे या मरोगे, ठीक है ना, ये चीज़। उसी तरह से हम कहते हैं कि अब एक और था कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था ना, आज के टाइम में क्या, अगर आप कोई किसी कंट्री को कंट्रोल करना चाहता तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी देखो अमेरिका और ईरान का चल रहा है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा है कि कंट्रोल कर ले, है ना, कि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एक्सचेंज कर दें, या फिर अपने पावरफुल है ही तो अपनी पावर की मदद से जो है क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था? और ऐसा होता भी था बट बहुत माइनर लेवल पे, है ना। तो हमें देखने को मिलता है कि एक डिसीज जो है, जिसे हम बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं, इसका यूज होता था, ठीक है ना, किसके लिए? कोलोनाइजेशन के लिए। तो बहुत सारे यूरोपियन, जैसे स्पेनिश हो गए, पोर्तुगल्स हो गए, है ना, तो ये क्या करे, अपने साथ स्मॉल पॉक्स डिसीज को लेकर जाते, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है ना। और जो ये यूरोपियंस है, और ये कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। अब अमेरिका के लोगों को तो इम्यूनिटी नहीं है, मतलब उनको, ये लोग जो है इनके पास दवाई है, ये इनको कंट्रोल कर सकते बीमारी को, लेकिन यहाँ के लोग के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब कि ये इस बीमारी से नहीं बच सकते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो आइसोलेशन में काफ़ी वक्त तक रहे, सॉरी बेटा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये डिसीज़ जो है बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया, और काफ़ी जो वहाँ के लोग थे उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है डिसीज़ में अगर ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल करना किसी कंट्री को आसान हो जाएगा। इस तरह से जो है जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया यूरोपियंस के अगेंस्ट में, और इसी तरह से यूरोपियंस ने कॉन्केयर कर लिया और काफ़ी बड़े एरिया को कंट्रोल कर लिया अमेरिका को। तो इस तरह से बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करते किस तरह से उन्होंने कॉलोनाइज किया। आया समझ में ये चीज़? ना यहाँ पे हमें कह रहा आप एक एग्जाम्पल जो प्री मॉडर्न ट्रेड का और कल्चरल लिंक का जो है एग्जाम्पल प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो अगर हम प्री मॉडर्न जो ट्रेड रूट है उसकी अगर हम बात करें, तो उसके अंदर हमें सिल्क रूट को देखना है। जो सिल्क रूट है ना, वो एशिया को, यूरोप को और नॉर्थ अफ्रीका उसको कनेक्ट करता था। और इसके इस रूट में जो है काफ़ी चीज़ें ट्रेड होती थी। जैसे सिल्क की हमने बात की चाइना से, स्पाइसेस इंडिया से, और कई सारे जो मेटल्स है, जो प्रेशियस मेटल है वो यूरोप से, ठीक है। ये तो कुछ गुड्स हो गए, लेकिन ये कल्चर का भी लिंक था। कहने का मतलब क्या है, ये कल्चर इन्हीं एरियाज में, इन्हीं ट्रेड रूट के थ्रू जो लोग भी जाते थे तो वो अपने साथ कल्चर को भी स्प्रेड करते थे। जैसे हमने देखा बुद्धिज्म, कोई आर्ट हो गया या दूसरा कल्चर है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता था। इस तरह से जो अलग अलग दुनिया के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता था। कौन? आपका सिल्क रोड। नाउ अब हम ये बात करते हैं पेंटिंग किस तरह से डेवलप हुआ चाइना के अंदर, सॉरी जापान के अंदर। तो जापान की अगर मैं बात करूं, तो जापान के अंदर जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो जब वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आई, मतलब जो वुड है, वुड को डाई कर दिया, फिर उसको जो है प्रेस किया इस तरह से, तो फिर जो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पेंटिंग्स मिलेगी। तो जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होके, अच्छा वहाँ पे जो नॉर्मली जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई ना, वो ऐसा नहीं था, इनिशियली वुड ब्लॉक आया। तो वहाँ पे जो डेवलप हुआ, इन जो आप कहेंगे जो इनिशियल फॉर्म था पेंटिंग का, वो हैंड पेंटिंग था, है ना। नॉर्मली जो है जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं वो नेचर की, डेली लाइफ की पेंटिंग्स को दिखाते थे, है ना, हैंड प्रिंटिंग मतलब खुद से वो पेंट करते थे, ठीक है ना। और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ क्योंकि वो बहुत चीप था और इजीली अवेलेबल था, ठीक है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। नाउ अच्छा, आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हो कि यूरोप के अंदर कैसे आया, तो वो भी एक अच्छा है। तो ये आपका होमवर्क है कि यूरोप के अंदर किस तरह से पेंटिंग स्प्रेड हुआ, या किस तरह से जो यूरोप के अंदर पेंटिंग आया। मैं बस हिंट दे देता हूँ कि 1215 के अंदर मार्को पोलो जब वो चाइना से आए थे, तो वहाँ की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने 80 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। फिर फर्दर आप इसके ऊपर स्टडी करना। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकता है आप में। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ये मूवमेंट 16th सेंचुरी में चला था। किसके अगेंस्ट? जो कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट। कुछ लीडर्स जैसे मार्टिन लूथर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया चर्च को
कि वो और कुछ प्रिंटेड बुक्स का यूज़ किया, पैम्फलेट का यूज़ किया, ताकि अपनी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है क्रिश्चियन के अंदर, जो क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो है डिवीजन क्रिएट होता है। क्या कहने का क्या था सिंपली अगर मैं बताऊं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का मतलब है कि कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, आपको पता है, जो रिलीजन का हिस्सा नहीं होता पर उसको फिर भी जो रिलीजन का हिस्सा माना जाता है, तो उसी को चैलेंज किया गया, और उस चैलेंज करने की जो पूरी मूवमेंट है उसको कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। उसमें क्या हुआ, कैथोलिक चर्च डिवाइड हो गया और एक नया जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर एक नया सेक्शन बन गया जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट। इसलिए इस मूवमेंट का नाम है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आप सबने सुना होगा, तो उनको आइडिया कहाँ से मिला प्रिंटिंग प्रेस का? तो आपको पता है कि वो एक फार्मर के बेटे थे, उनकी ग्रेप्स वगैरह की खेती होती थी, तो वहीं से आइडिया मिला। जैसे उन्होंने देखा कि जो ऑलिव है और वाइन है उसको प्रेस किया जाता है, तब उसमें से रस निकलता है। तो वहीं से इनके पास आइडिया आया किसका, कि अगर हम क्या करें, पेपर को भी तो प्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उनको आइडिया मिला कि जो उनकी ऑलिव और जो वाइन प्रेसेस है उसकी मदद से उसको आइडिया मिला कि हम पेपर के ऊपर भी प्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने जो मूवेबल मेटल टाइप होता है जिसको मूव किया जा सकता है, वो मेटल टाइप जैसे ये है, इसके अंदर कुछ लिख दिया, इस तरह करके लिखा हुआ, इसको हम डाई कर देंगे, फिर इसमें प्रिंट कर देंगे, इसको मूव भी कर सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, फिर मूव कर सकते, फिर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने चाइनीज और कोरियन प्रिंटिंग मेथड से उन्होंने वहाँ वहाँ का आइडिया लिया मेटल टाइप का, और इसकी मदद से पूरी तरह से उन्होंने अपना जो है वो सिस्टम को परफेक्ट कर लिया पूरा गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, देखो प्रिंट कल्चर किस तरह से नेशनलिज्म में हेल्प किया इंडिया की, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ो इसको और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो प्रिंट कल्चर किस तरह से नेशनलिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो प्रिंट कल्चर क्या है, आपको पता है सिंपली, प्रिंट का डेवलप होना, प्रिंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना, इसी को हम प्रिंट कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो नेशनलिज्म को कैसे हेल्प करने में, ये नेशनलिज्म को कैसे आगे बढ़ाने में इसने हेल्प किया। तो पहला अगर हम बात करें, जो न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, इसके थ्रू नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया। पहली चीज़ क्या, नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया, ये बुक्स और न्यूज़पेपर की मदद से, ठीक है ना। उसी तरह से राइटिंग्स, बहुत सारे लीडर्स और रिफॉर्मर्स की राइटिंग हमें देखने को मिलती है जो कि बड़े नंबर तक पहुंचती है, जिसकी जो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं। उसी तरह से जो रीजन्स हैं वो कनेक्ट होती है, इट कनेक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बाय शेयरिंग कॉमन आइडियाज विच हेल्प इन डेवलपिंग फीलिंग ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ बैठे हो, यहाँ वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है और जो कोई केरला में बैठा सो कैसे पता चलेगा। बट जब प्रिंटिंग आया तो ये दूसरा एक दूसरे जो एक पार्ट में कुछ हो रहा है तो दूसरे पार्ट में वो चीज़ समझ में आ रही, तो इस तरह से एक यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प किया इसने, प्रिंट कल्चर ने। नाउ अब रिलीजन के ऊपर क्या इसका कॉन्टेक्स्ट पड़ा प्रिंट कल्चर का, हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट, देखो इंडिया के अंदर भी पढ़ा। अब इंडिया के अंदर किस तरह से पढ़ा, आपको सोचना है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, पर्टिकुलर सोशल स्टडीज के अंदर। और मैंने देखे कई सारे इन्वायरमेंट के टॉपिक आपके साइंस वगैरह में भी, तो यहाँ पे नॉर्मली आप अपना कॉमन सेंस का यूज करके आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे भी दिया जा सकता है, अगर मैं कहूँगा आपसे कि जो ये आपका जो ये रिलीजन के ऊपर क्या प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, और आपको होमवर्क है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से प्रिंटिंग कल्चर ने हेल्प किया वो बताना है। तो देखो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तो जैसे रिलीजियस बुक है बाइबल, अब इसको ट्रांसलेट किया गया। पहले क्या था कि वो लैंग्वेज जो क्या नाम कहते, जो एलीट पीपल है वही लोग जानते थे, वही लोग पढ़ पाते थे, तो अपने हिसाब से जो चीज़ें लोगों को बताई वही चीज़ लोग फॉलो करते थे। लेकिन जब बाइबल एक कॉमन लैंग्वेज में, जो आम जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर ट्रांसलेट होने लगा, तो हर कोई उसको पढ़ने लगा। जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें चैलेंज करना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से मार्टिन लूथर का हमने पढ़ा था कि इन्होंने 100 कॉपीज जो है कैथोलिक चर्च के दरवाजे पे लगा दिया था, ठीक है ना। और वहाँ पे इन्होंने ये भी चैलेंज किया था, फला फला चीज़ से हम डिसएग्री करते हैं, आप हम पे इससे ओपन चैलेंज किया था डिबेट के लिए। तो ये भी हमने देखा, ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया, प्रिंट टेक्नोलॉजी की मदद से। और इनके आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ। जब आइडिया सर्कुलेट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने गौर किया इसके ऊपर, फिर वो भी क्वेश्चन पूछने लगे। फिर डिबेट कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि एक नया ग्रुप बन जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और फाइनली जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आता है, कैथोलिक का डोमिनेंस होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ बहुत सारे हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं जो प्रिंट कल्चर है ना, वो एक
कंडीशन तैयार किया जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया। तो आपको कोई 3 आर्गुमेंट बताने हैं। तो पहला आर्गुमेंट तो ये देखो कि जो आपके एनलाइटेड थिंकर्स थे, जैसे कि जीन जैक्विस रोस्यू, वोल्टेयर हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इक्वलिटी, फ्रीडम और मोनार्की को क्रिटिसाइज किया, और इनकी चीज़ें क्या हुई, इनकी बुक्स पैम्फलेट स्प्रेड हुई थी। वो पैम्फलेट और बुक वगैरह क्या है, प्रिंट की तो देन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, मतलब जो ग्रेट थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ का सर्कुलेशन होना एक ये रीज़न। उसी तरह से जब प्रिंट कल्चर आया तो फिर डिबेट और डिस्कशन होने लगा। जैसे कोई जो है पेपर के अंदर कोई बात को लिख रहा है, कोई उसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना, फिर कई सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस तरह से डिबेट एंड डिस्कशन भी हमें देखने को मिला। उस तरह से न्यूज़ और जो पैम्फलेट्स है ना, उसके अंदर जो रॉयल फैमिली उसको क्रिटिसाइज किया गया कि मतलब एक लोग के पास खाने के लिए नहीं है, और ये जो है इतनी बड़ी बड़ी पैलेसेस के अंदर रह रहे हैं, कोई टैक्सेस, हम टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ही रिसोर्स मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज किया गया। इस तरह से हम कहते हैं कि प्रिंट कल्चर एक कॉमन क्या लोग यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प की लोगों के बीच में, और इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब लूथर ने एक बात कही थी, जो प्रिंटिंग है ना वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का। क्यों कहा था, ठीक है, और ग्रेटेस्ट वन, ये उन्होंने एक लाइन की थी प्रिंटिंग को लेके, क्योंकि ये इसके पीछे रीजन ये था कि इसी की मदद से तो जो है लोगों तक आइडियाज पहुंच पाया कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए इसको अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड कहा गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा जो सिविक्स वाला पार्ट है, ये हिस्ट्री का हमने जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम मूव कर रहे हैं अपना सिविक्स के ऊपर। तो सिविक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसकी स्पेलिंग गलती हो गई यार, है ना, टेंशन मत लेना ना, इससे कुछ नहीं होता, पढ़ो बस। देखो, श्रीलंका की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप पे एथनिक कंपोजिशन के ऊपर कि श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो सिंपली याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, एथनिसिटी क्या होती है। एथनिसिटी का मतलब है नॉर्मली लैंग्वेज के बेसिस पे, आपके क्या नाम कहते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, जब हम ग्रुप्स को, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो उसी को हम एथनिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो श्रीलंका की बात करें, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मेनली वो लिंग्विस्टिक अप्रोच है, मतलब लैंग्वेज की बेसिस पे हम एथनिक कंपोजिशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक आपका सिन्हालीज मेजोरिटी, मतलब एक दो चीज़ यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो जो सिन्हालीज हैं वो मेजोरिटी में, और तमिल जो है माइनॉरिटी, मतलब दो कम्युनिटीज़ रहती है, एक तमिल बोलती है, एक सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है, जिसको हम सिन्हालीज कहते हैं। इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा 74% और ये 12% है। बाय रिलीजन देखें तो ये जो है बुद्धिस्ट, और ये जो है या तो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ये होगी श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी रहती है। एक है डच, एक है फ्रेंच, एक है जर्मन। जर्मन 1% है, फ्रेंच 40% और ये 59%। जो डच है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और फ्रेंच जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और जो जर्मन है वो बाकी एरियाज में रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अच्छा मैं एक प्रॉब्लम भी बता देता हूँ आपको। कई बार क्या प्रॉब्लम है क्या सॉल्यूशन, वो भी पूछने पे आ जाता, तो मैं दोनों चीज़ आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, श्रीलंका के अंदर क्या था कि आपको पता है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है या कह लो सिन्हाली है वो मेजोरिटी में, और यहाँ की गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज लेके आती है जो सिर्फ सिन्हालीज को फेवर करें। जब सिन्हालीज को फेवर करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये तो जो ये तमिल्स हैं, ये तो अपने आप को क्या अलग फील करने लगेंगे। तो इसकी वजह से ये डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट की, हमें अलग कर दो, जिसको ये कहते हैं तमिल एलम। इसको लेके डिस्प्यूट होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वायलेंट डिस्प्यूट होता है, और ये अभी तक चल रहा है, ये पूरी तरह से जो डिस्प्यूट है ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है जो श्रीलंका की, उन्होंने फेवरेटिज्म वाला पॉलिसी अडॉप्ट किया। किसके लिए, जो सिन्हालीज है उसको फेवर किया इन्होंने, और जो तमिल्स है उनको इन्होंने फेवर नहीं किया। तो जब ये चीज़ हमें देखने को मिली, जब इन्होंने इसको फेवर नहीं किया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि भाई अपनी कंट्री के अंदर तो हमें अपना माना ही नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से हमें क्लैशेस देखने को मिले, ठीक है ना। तो अभी सॉल्यूशन क्या, आपको सर इसका क्या सॉल्यूशन निकला, कुछ नहीं, अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, अभी तक ये स्ट्रगल चल ही रही है। बट हाँ, वायलेंस से थोड़ा नॉन वायलेंस की तरफ मूव हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। बेल्जियम के अंदर क्या इशू था कि जो डच है वो ओवरऑल कंट्री के अंदर तो मेजोरिटी में थे, लेकिन जो कैपिटल है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज है, सारी पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ के अंदर माइनॉरिटी बन जाते थे, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। तो हुआ क्या कि जो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो फ्रेंच को बहुत पहले ही मिल गई, और जो डच है उसको बहुत बाद में मिली। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी उनका, ये कहने का भाई हम मेजोरिटी में, हमें तो मिलना चाहिए ना, हमें आगे होना चाहिए, सरकार हमारे हिसाब से फॉर्म होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर शेयरिंग की। इन्होंने कहा कि चलो ऐसा है
कि हम ना दोनों को जो इक्वल सीट दे देते हैं क्या नाम कहते हैं वहाँ पे आपके कैपिटल के अंदर, और इस तरह से यहाँ पे डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब है श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुआ, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहा, ठीक है, और यहाँ पे पावर शेयरिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो ये आपको देखना, ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये फर्दर मैंने आपको और भी क्वेश्चंस बता दिए, यहाँ से 2 क्वेश्चंस और आपके क्लियर हो, ठीक है। नाउ अब एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जब पावर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब अगर हम कहें इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या पावर सबके पास इक्वल ही होता है, बस काम अलग अलग होता है ना। लेकिन जब हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। जैसे जैसे नीचे आते जाते वैसे वैसे पावर क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। अगर हम बात करें किसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, तो यहाँ पे क्या पावर को लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर किया जाता है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करना। बात करें अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करना। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरी कंट्री को देखना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है जो कंसर्न स्टेट है उसी को देखना, ठीक है ना। नाउ ये आ सकता है कि मेजोरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं ना। जो मेजोरिटेरियनिज्म क्या, याद करो अभी मैंने आपको बताया कि मतलब वो पॉलिसी जो श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था। तो मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर क्या होता है, एक ऐसा बिलीफ जिसमें हम ये कहते हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही जो है उन्हीं के पास पावर होगी रूल करने का, उन्हीं के हिसाब से डिसीजंस लिया जाएगा, जहाँ पे हम ना जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ना उसके राइट्स को ना ही उनके इंटरेस्ट को हम कंसिडर करेंगे। तो ये पॉलिसीज जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका जो है मेजोरिटेरियनिज्म। फिर एक क्वेश्चन है स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन और आपका 1 मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के पीछे क्या एक प्रूडेंशियल रीजन बताएं, एक मॉरल रीजन बताएं, ठीक है ना। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, एक तरह से ये क्वेश्चन है इसमें। तो देखो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है नॉर्मली जो प्रैक्टिकली बताएं क्यों है, मॉरली मतलब जैसे सही गलत के हिसाब से आप तय करें क्यों ऐसा है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये पूछा जा रहा है। तो बात करें प्रूडेंशियल रीजन की, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है ना काफ़ी कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब आप पावर, जैसे हमने देखा कि जैसे डच और फ्रेंच के बीच में डिस्प्यूट था बेल्जियम के अंदर, तो वहाँ पावर शेयरिंग हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट को कम कर रहे हैं, साथ साथ पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें मॉरल रीजन की, है ना, तो मॉरल रीजन में आपको पता है भाई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक इक्वल होते हैं, हर एक की बात को जगह दी जाती है। जब मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी तो ऑब्वियस बात है वहाँ तो पावर शेयरिंग होगी ना। तो ये क्या है, ये मॉरल रीजन, गेटिंग इट नाउ। अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो हम इसको दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। अब ये है कि सोशल ग्रुप के बीच में भी होता है और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मतलब पावर शेयरिंग मतलब किन किन के बीच में पावर शेयर होता है। हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, वर्टिकल पढ़ लिया। तो जब अलग अलग रिलीजियस ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं कि इन क्या कहेंगे पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप। जैसे हमने देखा बेल्जियम के अंदर क्या होता है, बेल्जियम के अंदर ना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है जो सेपरेटली डील करेगी जर्मन के साथ, डच के साथ और फ्रेंच के साथ। उसी तरह से जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होता है, जैसे कुछ या तो पावर कोई एक ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है, एक रूलिंग पार्टी का रोल प्ले करती है, ये हो गया। उसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और जो होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट ने प्रेशर बना, जैसे फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इस तरह से पावर का शेयरिंग होता है। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया कौन सी ऐसी चीज़ है कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, सॉरी बेटा, ठीक है, कि फेडरल कंट्री की फीचर, फेडरल का फीचर क्या होता है। जब हम फेडरलिज्म की बात है, मुझे फीचर ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे बताऊंगा कोई चीज़ है या नहीं है। तो 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। पहली बात, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। पावर जो है कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या पावर होगी ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। उसी तरह से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो देयर शुड बी जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए उसको रिजॉल्व करने के लिए। साथ साथ जो कोई भी डिसीजन लिया जाए वो ऐसा नहीं यूनिलैटरली लिया जाए, वो दोनों के डिसीजंस होने चाहिए, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड हो। उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो क्या नाम कहते हैं, हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास इक्वल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से
जो है हम देखते हैं कि ये कुछ फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। अब देखते हैं तो इंडिया के अंदर क्या 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है, हमने कहा मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, बट इंडिया के अंदर कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल है। 3 लेवल, जैसे कि हमें यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, जो क्या करती है पूरे नेशन के लिए काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट लेवल पे काम करती है। उस तरह आपने म्यूनिसिपैलिटीज़ देखा होगा, नगर निगम देखा होगा, या पंचायत सिस्टम देखा होगा। तो इस तरह से हमारे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, उसके अंदर 3 तरह की पावर दे रखी है। एक है यूनियन लिस्ट, और एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो पावर होता है उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ स्टेट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जिसमें दोनों बना सकती है। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में भी आएंगे, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और 3 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने कहा कि कोई भी चेंज लाना तो अपनी मर्जी से नहीं कर लोगे। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी हाउसेस के अंदर मेंबर है ना, उसके 2/3 मेंबर जो उस चीज़ के ऊपर एग्री करनी चाहिए। और कुछ केसेस ऐसे जहाँ पे आपको हाफ ऑफ स्टेट से आपको क्या करनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक है रेजिडरी पावर्स। देखो नॉर्मली होता है कि रेजिडरी पावर्स तो असल में जो फेडरलिज्म है वहाँ पे होता है, उसके पास आपका प्रोविंशियल क्या नाम कहते हैं, जो स्टेट लेवल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने ये 3 लिस्ट पढ़ी ना, उन्हीं में से एक और लिस्ट होती है रेजिडरी सब्जेक्ट्स। अब ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक वो ये सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इन्हें हम कहते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं ना। ये कुछ देखो, कुछ आपकी ये दे रखी। अब ये पब्लिक ऑर्डर है, बैंकिंग है, डिफेंस है, एजुकेशन, मैरिज, एग्रीकल्चर। आपसे इससे कहा जा रहा है कि इनको आप अरेंज करो। अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे। अभी ये ऊपर के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, फिर आप इसलिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से। बिना आंसर देखे आपको ये करना है कि कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगा, कौन सा आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा, कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा ना। 2 तरह की फेडरेशन होती है, आपने पढ़ा होगा कि एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है, मतलब खुद में वो एक पूरी एक अपनी कंट्री है, वो छोटी छोटी कंट्री मिलकर क्या करती है, एक बड़ा कंट्री फॉर्म करती है, ठीक है। और वहाँ पे हर एक के पास इक्वल पावर होता है, हर एक के पास इक्वल ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। इसका पर्पज़ ये होता है ताकि, क्यों करते हैं ऐसा, कि अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके। बहुत छोटी कंट्री होती है, ठीक है ना। अब वो जो छोटी कंट्री, अगर उन पर कोई अटैक होता है तो वो खुद उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती है ना। तो उसको क्या चाहिए होती है, उनको पावर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे मिलकर उनके पास पावर आ जाती है और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसके एग्जांपल यूएस हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया। ये किसके एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। बात करें अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज एक साथ नहीं आती है। जो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वही कुछ कभी कभी बड़ी कंट्रीज होती है, तो वो अपने पावर शेयर करने के लिए क्या करती है, अलग अलग ब्रांचेस को पावर दे देती है, जिसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि, और यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा सबके पास इक्वल पावर होता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर से देखा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होता है। और ये कहाँ पे, इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सिंपली अगर बताऊँ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर मैंने कुछ लिए, और वो पावर मैंने एक न्यू बॉडी बनाई जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते, 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको दे दिया। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। कब हुआ था कि 1992 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 73rd और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसकी मदद से हमें देखने को मिलता है। इसके फ़ायदा क्या, पहली बात तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और पब्लिक पार्टिसिपेशन बेहतर होता है। क्या कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि अगर अब मान लो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर रहते हो, क्या आप एमएलए से मिल पाते हो, नहीं मिल पाते हो। तो अगर मान लो आपके लोकल एरिया के अंदर ही गवर्नमेंट हो, जिसे काउंसलर कहते हैं हम, सरपंच कहते हैं, पंच कहते हो, तो आप उससे जाके डायरेक्टली अपनी बात को कह पाते हो। तो यहाँ जो डिसीजंस बनेगी वो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव डिसीजंस होती है। उसी तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, ठीक है, कि बहुत सारे जो पब्लिक है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं, ठीक है ना। तो पीपल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। अब जो जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 2 हमें बेनिफिट्स भी देखने हैं। साथ साथ रिजर्वेशन भी मिला इसमें वुमेन को, ये सारे भी आप बेनिफिट्स में देख सकते हो। अब इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है ना, तो हमने देखा कि जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है ना। तो जब देश आज़ाद हुआ तो फिर ये कहा गया कि आप क्या होना चाहिए, तो लोगों ने डिमांड किया कि स्टेट अलग अलग बननी चाहिए, क्योंकि जो पहले जो स्टेट बनी थी वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जिसको हम प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट कहते हैं। तो फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करना था, तो उसका बेसिस क्या बना, लैंग्वेज बना, मतलब कि लिंग्विस्टिक स्टेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना।
तो हमें बहुत सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स देखने को मिले, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहने का मतलब जो बहुत सारे, जैसे तमिलनाडु के अंदर तमिल बोला जाता है, केरला के अंदर आपका आई थिंक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, खैर छोड़ो, याद नहीं आ रहा मुझे उसका, ठीक है। उस तरह से कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोला, हाँ आई थिंक केरला के अंदर मलयालम बोली जाती है। तो ये जो लैंग्वेज इस तरह से हमने करके देखा कि अलग अलग लैंग्वेज के बेस, महाराष्ट्र मराठी, तो इस तरह के अलग अलग लैंग्वेज के बेस पर हमने स्टेट को क्रिएट किया। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया। फेडरलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन को ही पढ़ते एक तरह से। तो यहाँ पे हमने देखा जो स्टेट का फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे हो रहा है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना। कुछ जो है वो क्या नाम कहते हैं, कल्चर के बेसिस पे ही फॉर्म हुए, जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड, ये कल्चरल आइडेंटिटी की बेसिस पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब बात करें लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। तो इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानती है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर ऑब्वियस बात है, मेजोरिटी तो 40% जो है वो हिंदी ही बोलती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा गया, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं और अच्छे खासे स्पीकर्स उसके, ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने लैंग्वेज को जो है आइडेंटिफाई किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, याद ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने कहा कि 50% गारंटेड है। रीज़न क्यों है इसके पीछे मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली इसको आपको बताया और मैं कोशिश की जितना ज़्यादा टॉपिक हो सके उसको मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नाउ, कि जैसे कि हमने कहा कि इंग्लिश जो है कहा गया था इनिशियली 1965 तक के लिए यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब डिमांड हुई कि बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ थे, तो उन्होंने डिमांड क्या किया कि हमें जो हिंदी और फर्दर पीरियड के लिए भी यूज़ किया जाए इसको, तो इसलिए इसको ये जो टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की, तो इनिशियली क्या था कि सेंट्रल जो है ज़्यादा पावरफुल थी, तो जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रह नहीं पाती थी पावर में, ठीक है। तो जो भी ऑपोजिशन रूल करता था स्टेट के अंदर उसको जो है वो डिसमिस कर देते थे, ठीक है ना, कहते कोई ना कोई बहाने से उसको पावर से हटा देते थे, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को क्या मिला कि अपहीवल देखने को मिला। लेकिन 1990s के बाद हमें कोalition गवर्नमेंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो पार्टीज़ है ना वो स्ट्रांग होने लग गई, कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिला कि सेंट्रल रिलेशन, जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन उसके अंदर किस तरह से चेंज है। अच्छा, कोalition गवर्नमेंट पता है आप लोग को क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन करें इसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता है वुमेन को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, है ना, और ऑपरेशन फेस करती हैं। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे, तो देख लो, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर जो गर्ल्स है ना उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पहली चीज़, ठीक है। उनसे कहा जाता है कि आप घर के ही काम देखोगी, ठीक है। उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती और अर्ली मैरिज जैसी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती, ये हमने देखी। साथ साथ जो वुमेन है वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, ठीक है। चाहे वो घर में काम करे चाहे वो बाहर करे, दोनों जगह आप देखो उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक मर्द भले 4 घंटा ही क्यों ना बाहर काम करके आए, लेकिन औरत पूरा दिन काम करे, लेकिन हम क्या कहते हैं ना, अरे ये तो काम है तुम्हारा, ये कोई काम थोड़ी होता है, ठीक है, इस तरह से। और बाहर भी अगर काम करते हो तो उसको इक्वल पे नहीं किया जाता है। उसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर भी देख लो, हम कहते हैं और औरतों के लिए थोड़ी बना है पॉलिटिक्स, तो औरतों के लिए है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो इसी तरह से कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस बहुत सारी है, जहाँ कहीं ना कहीं वुमेन को जो है सबॉर्डिनेट, मेन जो है सबॉर्डिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह बहुत सारी हमारी सोशल नॉर्म है जो क्या करती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, उनकी स्टेटस को जो है लिमिट करती है सोसाइटी के अंदर। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन है जो मैंने बताया। अब एक और चीज़ है, एक 2023 के अंदर एक बिल आया है, ठीक है ना, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है, नारी शक्ति वंदना करके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2023 के अंदर आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब MP बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था 1 मार्कर में, ठीक है। और भी कई सारे, अच्छा अभी इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये आपसे कुछ पूछ लिया कि चलो भाई ये कुछ क्या क्या ऑपरेशन है वो बताओ, और कुछ आप इसके वो भी बताओ कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो वो भी जैसे आप लिख सकते हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कर दिया गया। उसी तरह से क्या ना क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और भी अभी जैसे मैंने ये बताया ये जो बिल है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव ली है गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी वजह से वुमेन की पोजीशन को सोसाइटी के अंदर बेहतर किया जा सके। नाउ एक होता है कम्युनलिज्म। आपको देखना कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म का मतलब है जब एक रिलीजन के बिलीफ को दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में सुपीरियर माना जाए। कहने का मतलब लेट्स से कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहूँ कि जो है वो सब इस्लामी है, ठीक है, और क्या नाम कहते हैं,
उसके सिवा सारा रिलीजन गलत है। या फिर कहूँ कि जो मेरा रिलीजन हिंदू है वो सही है, उसके सिवा चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो सारे ही गलत हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जब ये पॉलिटिक्स के अंदर आता है तो इसके कई सारे फॉर्म होते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप देखोगे प्रेजुडिसेस। क्या होता है प्रेजुडिसेस? प्रेजुडिसेस का मतलब होता है कि आपका किस पहले से किसी की मेंटालिटी बना लेना है, हाँ ये रिलीजन ऐसा ही होगा, ये सारी चीज़ें जैसे स्टीरियोटाइप्स, हाँ इनसे हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, इसके साथ कुछ खरीदेंगे नहीं, इसको कुछ बेचेंगे नहीं, ठीक है, इनसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ये तो इस तरह के लोग होते हैं, इनमें तो कोई मैनर्स नहीं है, कुछ भी कई तरह की चीज़ें अपनी मर्जी से आपने बना ली। इसको कहते हैं प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस का मतलब यही होता है कि आप रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हो और आप ऐसी बात बोलते हो जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि जो चाहत होती है ना पॉलिटिकल, मतलब जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी वो चाहती है कि वो पावर में आ जाए, ठीक है ना, और उसको अलग कर दे, सेपरेट, जो क्या नाम कहते, जो इसकी वजह से क्या होता है माइनॉरिटीज वगैरह सेपरेट डिमांड, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर देखा कि वो क्या थी, पावर में थी, है ना, तो पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं जो मेजोरिटी पार्टी है, और इस तरह से माइनॉरिटी को जो है सफ़र करना पड़ता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है कि रिलीजियस सिंबल का यूज़ किया जाएगा, सेक्रेड रिलीजियस लीडर को अब इमोशनल अपील की जाएगी, रिलीजन के नाम पे भड़काया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है पॉलिटिक्स के अंदर ही होता है। आप तो बेहतर जानते हो, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बहुत आम है ये चीज़, हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ दो ही चीज़ तो है, एक कास्ट, एक रिलीजन, बाकी सब चीज़ें गया तेल लेने। बताओ, सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इंडिया को सेकुलर स्टेट क्यों कहा जाता है, इसके आपको दो रीज़न दें। देखो, इंडिया को सेकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दो रीज़न ये कि पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल रिलीजन। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि हर रिलीजन के पास फ्रीडम है तो आप कहोगे ये सेकुलर है। साथ साथ ये जो रिलीजन का मामला है उसके अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए इसको सेकुलर स्टेट कहा जाता है। अब एक होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, किसे कहते हैं ये समझना है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी आपकी हम लोग की जनरेशन में कोई ऐसी काम है जो आता है, आपने देखो बार्बर का काम देखा होगा, नाई ना कभी दूसरा ऑक्यूपेशन शिफ्ट नहीं करता है, वो भले अपनी दुकान को और बेहतर कर देगा लेकिन नए काम के लिए वो नहीं जाएगा। तो अगर कोई जाता है, मतलब जो भी उनके जनरेशन वाइज जो काम होता हुआ आ रहा है उसको छोड़ के वो किसी और फील्ड में जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। बाकी और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है। अब देखिए कास्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखो, कास्ट ना दो तरीके से, एक आपका क्या नाम कहते हैं पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो देखो, जो लोअर कास्ट है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर ही आई, तभी तो उनकी बात होने लगी, उनके जो इंटरेस्ट है उनको सामने लाया गया। सोशल इनइक्वलिटीज़ को एड्रेस करने में हेल्प करती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। पहले जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नहीं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज आप देखोगे तो सीट्स रिजर्व कर दी गई है उनके लिए और काफ़ी ज़्यादा वोकल होते हों। उसी तरह से एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करता है और प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करता है। तो ये सब कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो कास्ट के ऊपर इतना बात होता है कि और फर्दर ये और कास्ट डिवीजन हो जाता है सोसाइटी के अंदर। जो पहले कास्ट है उसको इतना ज़्यादा कास्टिज्म लिया जाता है कि कास्ट और फर्दर ज़्यादा है और बढ़ ही रहा है कास्टिज्म इंडिया के अंदर। उसी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को, जैसे आपने सुना होगा बिहार में यादव वगैरह जो है, तो एज अ कास्ट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज़ किया जाता है। उससे सोशल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट को एनकरेज करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपको डाइवर्ट करेगा। मतलब जो मेन चीज़ें हैं उस पर बात ना होकर रिलीजन के ऊपर बात होगी, कास्ट के ऊपर बात होगी, ये सब हमें नेगेटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्राइटेरिया रखा है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो पहली बात कि अगर नेशनल पार्टी कहते हैं किसे, नेशनल पार्टी वो होता है कि जिसका प्रेजेंस आपको पूरी कंट्री के अंदर दिखेगा। अच्छा बताओ, आपको बहुत सारी पार्टीज का नाम नहीं पता होगा, लेकिन मैं कहूँगा दो पार्टी आप सब जानते हो, एक क्या है कांग्रेस और एक बीजेपी। क्यों? क्योंकि उसको पूरा कंट्री वाइज उसका सिग्निफिकेंस, इसलिए उसको नेशनल पार्टी कहा जाता है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जिसको आपको मीट करना पड़ता है नेशनल पार्टी बनने के लिए। क्या? कि कोई भी लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके अंदर आपको 6% इलेक्शन मिलना चाहिए, 6% वोट मिलना। कहने का मतलब अगर मान लो 100 वोट डले हैं तो आपको कम से कम 6 वोट उसके अंदर आपको मिलना चाहिए आपकी पार्टी को, तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। या फिर ये नहीं
तो आप ये कर सकते हो कि यही 6 कम से कम 4 स्टेट के अंदर, मतलब ABCD ये 4 स्टेट है, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ये चारों स्टेट का, ये स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कम से कम हर एक स्टेट के अंदर आप पास 6% सीट होनी चाहिए। एक ये क्राइटेरिया होगा, या तो लोकसभा के अंदर आप 6% वोट ले लो, या फिर 4 स्टेट के अंदर 6% वोट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ 4 सीट आपके पास लोकसभा में होनी चाहिए, तभी जाके आप नेशनल पार्टी बन पाओगे। इंडिया के अंदर टोटल 6 नेशनल पार्टी है, और आपका ये होमवर्क है बच्चों कि 6 के 6 को आपको स्टडी करके जाना है, ठीक है। नेशनल पार्टी जैसे क्या, कब फॉर्म हुआ, कौन इसके फाउंडर है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये 3 चीज़ आपको इनके बारे में पढ़नी है। नाउ कई तरह की पार्टी सिस्टम होती है, तो मेनली 3 होती है, हम जिसे देखेंगे, एक है 1 पार्टी सिस्टम, एक है 2 पार्टी सिस्टम, एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो है, एक ही पार्टी को अलाउ है कि वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का मतलब कि किसी और दूसरी पार्टी को अलाउ ही नहीं होता कि वो इलेक्शन लड़े, है ना। तो एक ही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही चलाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बात करें 2 पार्टी सिस्टम के अंदर, तो 2 पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, लेकिन जो है क्या नाम कहते हैं, चांसेस सिर्फ 2 के पास होता है कि वही 2 जो है जीत सकती है, उसको हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं US और UK के अंदर होता है, तो ये कौन सा 2 पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर है कि बहुत सारी पार्टिसिपेट तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मल्टीपल पार्टीज के पास जो है ये चांसेस होते हैं कि वो जो है क्या नाम कहते हैं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, और इसी की वजह से हमें देखने को अलायंसेज वगैरह फॉर्म, हमें देखने से अलायंसेज फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये हमने देखा कि इंडिया के अंदर जैसे एक है, ऐसा नहीं कि कोई एक, अब जैसे बीजेपी का रूल है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी है, साथ साथ इसकी कई सारी कंट्रीज जो है, कंट्रीज कह रहा हूँ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ कोलैब कर रखी है, जिसको हम अलायंस कहते हैं, जिसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं ना। तो ये चीज़ कहाँ पॉसिबल है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। अब आप एक होमवर्क ये है कि आप बताओ कांग्रेस के अलायंस को और बीजेपी के अलायंस का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू। नाउ व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपली पहले समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी होता है क्या है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट में क्या ना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका लीडर, एक है एक्टिव मेंबर, एक आपका फॉलोअर। लीडर क्या, जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी की बात करूँ तो अमित शाह हो गए, उस तरह से मोदी जी हो गए, ये सब क्या लीडर है, ठीक है। एक्टिव मेंबर क्या, वो जो असल में कह लो कि जो उनके लिए काम करते हैं, वो असल में कोई लीडर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी पार्टी की जो इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको एक्टिव मेंबर्स कहते हैं। एक होता है फॉलोवर, नॉर्मली जो उनके वोटर्स होते हैं या फिर जो उस पार्टी को पसंद करते हैं, उसको हम फॉलोवर कहेंगे, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन अच्छा है, ये पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कई सारे आपको पता है हमारी पहले इसमें एक और भी है, चैलेंजेस भी है कि कौन कौन सी चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करती है, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी। तो एक आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। होता क्या था पहले कि जैसे मान लो कि मैं बीजेपी से इलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे पैसा मिल गया, मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अरे भाई उसकी सरकार गिर जाएगी। आपको पता है एक पर्टिकुलर सीट होती है 273 है, इतनी चाहिए होती है। अब मान लो किसी पार्टी के पास 273 है और मुझे पैसा मिला, मैं दूसरी, हालांकि मैं इस पार्टी से इलेक्ट, लेट्स से मैं बीजेपी से इलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं कहाँ चला गया, कांग्रेस में चला गया। तो भाई इनकी तो एक सीट कम होगी, इनकी सरकार गिर गई, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया कि कोई भी बंदा जो जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ, अगर वो उस पार्टी को छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दी जाएगी। आई बात समझ में। इसको ये कब आया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 के अंदर, ठीक है। दूसरा कि असल में होता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ना, कि खुद में ही बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कि आपस में ही जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, उनके बीच में कोई कंसेंट नहीं बन पाता है। तो जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, उसके अंदर भी कोई लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से जो आप कह लो कि जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो सके, और जो फंक्शंस है वो डेमोक्रेटिक वे में हो। क्योंकि होता है कि कई बार जो टॉप लीडर्स हैं वही जो है सारे डिसीजंस लेते हैं, बाकी सब नेगलेक्ट कर देते हैं बाकी सबको। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने देखा होगा धीरे धीरे, खासतौर के अपने इंडिया के सेंस में देखोगे, और अब इंडिया का मुझे तो हर जगह ये दिखता है यहाँ पे कि जो क्रिमिनल्स हैं, है ना जी, आप जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, बाकी लोगों के पास पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें आप बताओगे कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है, तो आप वो उसको हाईलाइट करोगे, साथ साथ आपके पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसका पर्पज़ क्या है, ताकि हम चुन सकें कि हमारे लीडर कौन होंगे, ठीक है। हम जान सके अपने लीडर को कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए।
अब ये कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? बहुत सिंपल आंसर है भाई, सरकार कौन चलाएगा? इस तरह से कोई भी पॉलिसीज़ बनेगी उसको इफेक्टिव रन करने के लिए, उस तरह से डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रीज़न है जिसके लिए हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। उसी तरह से क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? जैसे हमारी डिक्टेटरशिप भी है, मोनार्की भी है, ओलिगार्की भी होता है ना? तो हम डेमोक्रेसी को क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है। कोई भी हो, आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता आपके पास क्या पावर है नहीं है, आप रिच हो पुअर हो, आप अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है। दिस वन। उस तरह से एक इंडिविजुअल की डिग्निटी होती है ना? कि अगर आपके पास कुछ है, आपके राइट का वायलेशन आप क्लेम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल है? डेमोक्रेसी के अंदर। फिर डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जब वो लीडर को चुनेंगे तो कई सारे व्यूज़ को ध्यान में रखा जाएगा। उसी तरह से हमें पता है कोई रिजॉल्व होता है तो उसका कोई मेथड होता है, ठीक है? बट जैसे मतलब कोई लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ऐसा नहीं कि मनमानी कोई भी जो अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन ले लेगा। अगर मान लो जैसे मैंने इस बार किसी को चुना, मुझे पता है ये लीडर मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, तो मैं अगले साल क्या कर सकता हूँ? उसको चेंज कर सकता हूँ। क्या आप डिक्टेटरशिप में ये कर सकते हैं? आपके जो नॉर्थ कोरिया के लीडर उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना? नाउ हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है किस तरह से एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अकाउंटेबल इस तरह से है कि कोई भी जो काम करता है हमारा लीडर, ठीक है, उसको आंसरेबल देना पड़ता है लोगों को, या फिर जो हमारे लीडर है उसको। आप देखते हो कि बहस होती है हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, ये चीज़ें अगर वो कोई काम प्रॉपरली नहीं करते तो सिटीजन्स भी उसको अगले इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। उसी तरह से रेस्पॉन्सिबल कहने का मतलब है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? जो मेजोरिटी की विशेज़ है, जिन्होंने आपको चुना, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेजिटिमेट का मतलब क्या है? कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई चुन के आ गया। इलेक्शन होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जहाँ पे लोग के पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन से लोग चुनते हैं, फिर जाके जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन में, हम कह रहे क्या कंडीशंस है जिसके लिए अगर हम कह रहे कि डेमोक्रेसी ना डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट करने का मतलब हर एक को स्पेस देती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या? डिफरेंसेस, कई सारे रिलीजन्स है, कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर। तो वो कैसे हो पाता है? एक तो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहाँ पे हर एक कम्युनिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबके पास राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें। उसी तरह से जो राइट्स है ना, ये सारे उनके पास रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर एक के लिए, हर एक के पास राइट्स होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, कल्चर, चाहे वो माइनॉरिटीज मेजोरिटीज हो, सबके पास एक भाई अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को वो प्रमोट करें और उसको अपने हिसाब से फॉलो करें। रूल ऑफ लॉ कि एक चीज़ हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर कि भाई सबसे बड़ी चीज़ ना लॉ होती है। ऐसा नहीं कोई भी अपने मन के हिसाब से जो मन चाहे वो करेगा। जो लॉज ऑफ द लैंड आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये हमारा सिविक्स कंप्लीट हो गया ना। स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर पहला ये है कि हमने डेवलपमेंट चैप्टर है उससे स्टार्ट करें, तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपको जैसे हमने पढ़ा कि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हम नॉर्मली इनकम को देखते हैं। भाई हाँ, इनके पास इनकम है, ये जो कंट्री है वो अच्छी है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो भाई उससे जो हिटलर था उस वक्त उसके पास भी पैसा था, ठीक है ना? रशिया के पास भी पैसा है, आपका क्या नाम कहते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी पैसा है, तो क्या आप उसको एक डेवलप्ड कंट्री मानते हो रियल में? तो कई सारे क्राइटेरिया जिसको जो इनकम के सिवा भी मैटर करते हैं, कई सारे फैक्टर, जैसे कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट हो, जॉब सिक्योरिटी हो, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, अच्छा हेल्थ हो, अच्छा एजुकेशन हो, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो। तो ये सारी चीज़ भी मैटर करती है अलॉन्ग विद द इनकम। नाउ जो यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज़ करती है और जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी टोटल इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की। अच्छा, अब ये एक बार पढ़ लेना कि ये पर कैपिटा इनकम का जो वो थ्रेशोल्ड है वो क्या, कि कौन जो है डेवलप्ड कहलाएगी, कौन जो लेस डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, या कौन जो है हाई इनकम कंट्रीज, कौन मिडिल, कौन लो इनकम कंट्रीज। बट बता दूं, इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है ना, इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। यूएनडीपी क्या करता है? ये इनकम के सिवा कुछ और क्राइटेरिया को भी जो ध्यान देता है। एक तो इनकम इन्होंने कहा ही, साथ साथ ये एजुकेशन और हेल्थ को भी क्या करता है? एनालिसिस करता है। हेल्थ के बेसिस पे भी ये तीन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बताता है कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है ना। कौन? आपका यूएनडीपी।
और यूएनडीपी एक इंडेक्स रिलीज कर जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। नाउ ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि देखो कुछ जो चीज़ें आपके लिए डेवलपमेंट हो सकती है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना। कैसे? जैसे मान लो कि हर एक लोगों के पास अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है। जो एक को बेनिफिट कर सकता है वही दूसरी चीज़ को हार्म कर सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। डेवलपमेंट सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने डैम बनाया तो इससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये फ़ायदा है, वाटर आएगा, लेकिन कुछ विलेजर्स को डिस्प्लेस भी तो किया जाएगा, कुछ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी तो किया जाएगा। तो जो विलेजर्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्शन हो गया, बल्कि बाकी लोग हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट जो है किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे एक ये कि प्राइमरी सेक्टर, अब ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है, फिर आपको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी है, आपको बताना है कौन सा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, कौन सा सेकेंडरी के अंदर आएगा, कौन सा सर्विसेज के अंदर आएगा। देखो प्राइमरी का मतलब होता है नॉर्मली जो रॉ मटेरियल बेस्ड होता है, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए या किसी चीज़ को पाला जाए, तो वो जो आता है, जो आप लाइव स्टॉक कहते हो या एनिमल हस्बेंड्री कहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। जब भी सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहाँ प्रोसेस होने का काम होता है, कोई रॉ मटेरियल से आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देते हो, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। और सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो किसी को, या आप क्या ना डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई प्रोफेशन जो नॉर्मली होता है, वो आपका क्या होता है, वो सर्विसेज। अब आपको क्लासीफाई करना है इसके अंदर कौन सा है कौन सा नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो पहली बात तो जब बात करें ऑर्गेनाइज की, तो रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो ऑब्वियस बात है कई सारे लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो लॉज, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, वेजेस एक्ट हो गया, इन सबको उन्हें करना पड़ता है। साथ साथ और भी फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं, रेगुलर जॉब होता है, फिक्स्ड आवर्स होते हैं, है ना, जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको पेड लीव मिलती है, वर्किंग कंडीशंस बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स हैं। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो पहली बात, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जब रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो पाता नॉर्मली इनके ऊपर। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, आपको काफ़ी लंबे वक्त तक काम करना पड़ सकता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं होती। उसी तरह से आपको पेड लीव नहीं मिलेगा, ठीक है, वर्किंग कंडीशन नॉर्मली अच्छी नहीं होती है। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, या फिर क्या लगता है फीचर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। ना अभी क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है और ये जीडीपी क्या बताता है। देखो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, हर एक सेक्टर के अंदर उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे के टर्म्स में उसको देखेंगे तो वो आपका जीडीपी कहलाता है। ये बताता है कोई कंट्री कितनी बिग है। हम कहते हैं भाई इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो किस बेसिस पे कहते हैं, हमने जीडीपी की बेसिस पे करते हैं और ये परफॉर्मेंस को देखते हैं। और इंडिया के अंदर ये किसका काम है, इंडिया के अंदर कौन जीडीपी मेजर करता है, ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करती है। नाउ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है, और आपको एग्जांपल भी देना है एक रूरल एरिया से एक अर्बन एरिया से। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपरेंटली तो ऐसा दिखता है, तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि बंदा एम्प्लॉयड है, लेकिन वो असल में एम्प्लॉयड होता नहीं है। कहने का मतलब कहीं पे कोई 2 बंदा उस काम को कर सकता है, लेकिन वहाँ 4 बंदे वहाँ एम्प्लॉयड है, 2 तो फालतू गए ना, वो 2 नहीं रहेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो वो जो 2 है उसको कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर हमें ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा, और अर्बन एरियाज की अगर आप बात करोगे तो जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं वो एग्जाम्पल हो गया आपके किसके, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। डेली वेज वर्कर की जगह आप कैजुअल वर्कर कह लो तो वो भी चलेगा। नाउ एक क्वेश्चन है कि टर्शियरी सेक्टर क्यों राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो टर्शियरी सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर मतलब जिसके अंदर सर्विसेज आती है, क्यों राइज कर रहा है, तो उसके पीछे कई सारे रीजन है। पहली बात तो देखो कोई भी कंट्री हो ना, कुछ बेसिक सर्विसेज वहाँ पे होती है। जैसे अगर बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ केयर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एजुकेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये तो हर जगह होगी होगी। तो भाई जब ये होगी तो ऑलरेडी ये तो उसका शेयर बढ़ेगा ही ना, तो बेसिक सर्विसेज हर जगह चाहिए। तो एक ये रीज़न है। दूसरी बात सपोर्टिंग अदर सेक्टर्स, भाई चाहे ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेड हो, बैंकिंग हो, स्टोरेज हो, तो इन सब के लिए क्या चाहिए आपको, दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करता है, एक ये भी रीज़न है। तो भाई ग्रोथ होगी, है ना। साथ साथ इनकम लेवल, जब आपका पैसा बढ़ जाता है ना तो आपके शौक भी बढ़ जाते हैं, है ना। पता चल रहा है कि अभी आप जो है नॉर्मल टी शर्ट चाह रहे हो, फिर कह रहा अरे भाई मुझे तो ज़ारा का टी शर्ट पहनना है, ठीक है ना। तो क्यों, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी सर्विसेज बढ़ गई, है ना। इस तरह से
उसी तरह से आपकी आईटी सेक्टर आने की वजह से आपको पता है बहुत सारी नई नई सर्विसेज क्रिएट हो गई। जैसे आपका क्या एक तरह से कॉल सेंटर एग्जाम्पल हो गया, आईटी बेस्ड है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से नई सर्विसेज क्रिएट हो रही है, इसलिए टर्सरी सेक्टर राइज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें दिख रहा है कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हमें दिखता है कि वो एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट कर नहीं पा रही। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो एक तो मेन रीज़न आपको बताता हूँ कि मिस मैच ऑफ द स्किल। ये जो स्किल चाहिए टर्सरी सेक्टर के अंदर वो लोग के पास है ही नहीं। भाई जब आप पास स्किल ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप किस तरह से उस फील्ड के अंदर काम कर पाओगे। एक ये रीज़न है, और एक दो रीज़न है वो आप सोच के बताओ मुझे क्या है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ देखो, कई बार आपको लगेगा कि सर अभी कुछ चीज़ें बता रहे कुछ नहीं बता रही है, आप कुछ थोड़ा सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। अगर आप ये नहीं भी जाओगे ना, किताब नहीं भी खोलोगे, तो भी आप दिमाग लगा के बता सकते हो ये क्या रीज़न है। राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता है, बार्टर सिस्टम का सिंपली मतलब होता है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होता है, जैसे अगर मान लो मुझे कुछ खरीदना है तो मैं सामान के बदले सामान खरीदूंगा, तो उसको कहूंगा मैं बार्टर सिस्टम। इसकी दो लिमिटेशन है। क्या? पहली बात तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कहने का मतलब जो ए है और बी है, कहने का मतलब जो ए को जो सामान चाहिए वही सामान बी को भी चाहिए होगा, तभी हो पाएगा। इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये जल के पॉसिबल नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा। एक ये प्रॉब्लम है इसके साथ। दूसरी चीज, ये कोई कॉमन वैल्यू नहीं है कि अगर मैं किस चीज़ को मेज़र करूंगा, मतलब कि कितना राइस लूंगा तो कितना जो है पीट के इक्वल होगा, कोई कॉमन स्टैंडर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये दो लिमिटेशंस हमें बार्टर सिस्टम के देखने को मिलते हैं। बात करें फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन की, तो क्या होता है पहले एग्जाम्पल समझ लो। फॉर्मल सेक्टर के अंदर बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं, इनफॉर्मल के अंदर आपके प्राइवेट मनी लेंडर्स आते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल सेक्टर है वो आरबीआई के सुपरविजन के अंदर होते हैं, मतलब आरबीआई कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। तो वहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आमतौर से अर्बन एरियाज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बात करें हम इनफॉर्मल सेक्टर की, तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या है कि ये नॉर्मली जो है बैंक कोई रेगुलेट नहीं करती इसको, तो यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट होता है और कोई रेगुलेशन नहीं होता, ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर जो है ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नाउ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैसे जो है हम डिपेंडेंसी, आपको पता है विलेज के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम कैसे इनकी डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। तो पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा दें कि भाई गाँव के अंदर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को बढ़ाएं। साथ साथ आपको पता है बैंक के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम ईज कर सकते हैं। एक ये रीज़न है ना, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे? विलेज एरियाज के अंदर। अभी होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब आप किसी से लोन लेते हो तो ऐसे नहीं मुंह उठाए, अरे भाई साहब मुझे लोन दे दो, मैं और अरे भैया आप तो आप लोन थे, आ जाओ लेके चले जाओ लोन। इस तरह से नहीं होता भाई। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात है, जब आप लोन लेने जाओगे तो कुछ चीज़ें बात तय हो गई क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, रीपेमेंट शेड्यूल हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, लोन टेन्योर हो गया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इंटरेस्ट रेट भी आपको किस इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हो, ठीक है, पेमेंट शेड्यूल कैसे होगा, क्या कोलेटरल आप दे रहे हो, लोन का पीरियड कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं कलेक्टिवली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। ना बैंक अपना कैसे कैसे जो लोन एक्टिविटीज करती है, होता है कि आप डिपॉजिट हो, आप ए और ये बी है, आप बैंक के यहाँ अपने का कुछ पैसा आपने डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, और बदले में बैंक क्या करेगी, आपको लो इंटरेस्ट रेट देगी, ठीक है ना। अब जो आपने पैसे आप डिपॉजिट किए, कोई बंदा यहाँ पे लेने के लिए आएगा पैसा, मुझे लोन दे दो, तो आपका जैसे मान लो जो भी पैसा है उसका 10% रखने के बाद सारा पैसा वो इसको दे देगी और इससे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। इस तरह से मतलब आप ही के पैसे में से कुछ पैसा वो रिजर्व करके रख लेगी, ताकि जब आप डिमांड करो सभी के जितने भी डिपॉजिटर्स आते हैं उसका कुछ परसेंट जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रिजर्व कर लेते हैं उसके बाद सारे पैसे को लोन पे देते हैं, जिससे उनको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस तरह से वो लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। फर्दर आप इसको पढ़ लो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बट मीनिंग वही है। अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, ठीक है ना, एसएचजी किसे कहते हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या था इसको लाने के पीछे, इसका ये था कि जो पुअर पीपल है, खासतौर से वुमेन और जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, उन सबको ना कि मनी सेव करने की आदत बनाई जाए और साथ साथ एक कॉमन फंड बनाए। कहने का मतलब जब कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो लोग पैसे नहीं होते वुमेन के पास कि हर चीज़ के ऊपर मेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा करें कुछ ना कुछ पैसे जो है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अंजुमन जो आप लोग जानते होंगे, तो वो होता है एक तरह से, इसमें कुछ पैसे जो आप रेगुलरली सेव करते हो वीकली के बेसिस पे,
और जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो आप क्या करते हो, बैंक से जाके लोन ले लेते हो और फिर जिसको जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो पैसे ले लेते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जो उनके मेंबर है उनको फिर जो है पैसे रिटर्न करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो आ जाती है वुमेन के ऊपर, साथ साथ जो डिपेंडेंस था मनी लेंडर के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। और पर्पस क्या था, जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि जो वुमेन है या जो स्मॉल ग्रुप्स है जो उसको क्या करना कि उसको लोन के लिए अवेलेबल कराना, उनकी जो नीड है फाइनेंशियल नीड उसको पूरा करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना उनको। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो आई होप सब जानते होंगे, सिंपली इंटर कनेक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज का आपस में कनेक्ट होना कई सारी मीडियम है, उसके थ्रू वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बात करें अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो देखो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर आई तो जॉब क्रिएट हुआ, नई टेक्नोलॉजी लेकर आई अपने साथ साथ, ठीक है। जब कई सारे कह लो कि शॉप्स कह लो या कई सारी कंपनीज होंगी तो ज़्यादा चॉइसेस होंगी हमारे पास। जब चॉइसेस ज़्यादा होती है तो आपको पता है प्राइसेस ऑलरेडी कम हो जाती है, ठीक है। जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है ना। उस तरह से इंडिया एक अच्छा आईटी सेक्टर का हब बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, क्या है हमारे लिए बेनिफिट्स है। लेकिन वहीं साथ साथ हमें नेगेटिव भी देखने को मिलता है, क्या कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे और लोकल इंडस्ट्रीज थे उनको कंपटीशन मिला काफ़ी ज़्यादा फॉरेन, भाई वो छोटी कंपनीज है वो compete नहीं कर पाई, फाइनली वो क्या हुए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए जो छोटी कंपनीज थी। बहुत सारे वर्कर्स की जॉब चली गई, ठीक है, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे, ठीक है। अक्सर जो एम्प्लॉयमेंट अब टेम्प्रेरी हो गए हैं, ठीक है ना, और बिना जॉब सिक्योरिटी के। उसी तरह से कि जो इसका जो बेनिफिट है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला, लेकिन किसको, बड़ी बड़ी कंपनीज को और जो स्किल्ड वर्कर्स है। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कह लो डिजास्टर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें एमएनसीज की, एमएनसीज किसे कहते हैं और कोई दो इंडियन एमएनसीज के नाम आपको बताने हैं। अब आपको एक पहले होमवर्क दे दूं मैं, होमवर्क ये आपके, आपको एमएनसीज जितने भी इंडिया की 5-6 जो आपकी बुक में है, और वो किस फील्ड में है, जैसे कौन सा मेडिसिन के फील्ड में है, कौन सा आपका या लाइक आईटी के फील्ड में, ये आपको पता करना है, ठीक है। एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो ये वो कंपनीज है जिसकी प्रोडक्शन जो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल चाइना, कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स की प्रेजेंस इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर है और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज कहेंगे, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल, तो एक इन्फोसिस हो गया, एक टाटा मोटर्स, ये इंडियन एमएनसीज के कुछ एग्जाम्पल है। अब कौन से वो 3 फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, तो एक पहली बात तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो इसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हुआ, तो जब इसकी वजह से क्या है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो और साथ साथ जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, तो जिसकी वजह से आप इन्फॉर्मेशन, आप जब कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बेहतर हुआ तो आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। कहने का मतलब क्या होता था कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए जो ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे। ट्रेड बैरियर्स किसे कहते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, इसको हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, जिसकी वजह से क्या है, अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे मान लो कोई सामान अगर बाहर की कंट्री से आता है, अब बहुत सारा टैक्स लगा दोगे ना उसके ऊपर, तो वो सामान आएगा ही नहीं आपकी कंट्री के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कोटास या फिर कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। तो जब इसको हम कम कर देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे सामान कंट्रीज के आपस में आने लगेंगे, मतलब कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सामने वाली कंट्री भी, सामने वाली कंट्री से भी हमको सामान मंगा सकते हैं। अगर कम टैक्स रहेगा तो ईजिली अपना सामान वो चाहेंगे यहाँ पे बेचना, है ना। तो इस तरह से जब हम बैरियर कम कर देते हैं, इसी को हम लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो पाए। साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट हो रही, तो इसकी वजह से ट्रेड बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। ना अब हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया, लास्ट सेक्शन है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो, है ना, थक तो नहीं गए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये हम बात करें किसकी, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की बात करो तो मैं बात करें हम वाटर स्कार्सिटी की। तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब सिंपली होता है जब जो यूजेबल और सेफ वाटर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो कि लोगों की नीड को पूरा किया जा सके, एग्रीकल्चर जो नीड है, इंडस्ट्रियल नीड है, उसको पूरा किया जा सके। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी, है ना। जब आपकी नीड को पूरा ना, जब वाटर इतनी नहीं हो, इतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो कि आपकी नीड को पूरा कर सके, उसी को हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। क्या इसका यूज़ है भाई,
ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कार को एक बाल्टी से भी धो सकते नहीं भाई, हमें तो पाइप से धोना है ना, एक ये रीज़न है। साथ साथ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एक ये रीज़न है। अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है पानी की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, पानी के ऊपर डिपेंडेंसी। उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा खासा पानी का यूज़ होता है, ये भी है। और कहीं पे अनइक्वल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ड्रॉट वगैरह सिचुएशन बन जाती है। तो ये रीज़न है जिसकी, ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होता है। अब एक है, हमें बताना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। आई होप कि आप सबको पता होगा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको बताना है सर कि ये जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एग्जांपल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, हीराकुड डैम। नॉर्मली जो डैम होता है ना वो इसका एग्जांपल है, हीराकुड डैम, ठीक है ना। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब आप डैम है, डैम से आप इजीली पानी जो है कैनाल के थ्रू आप अपनी फील्ड्स के अंदर ला सकते हो, जिसकी वजह से इरिगेशन अच्छा होगा, तो आपकी जो एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डैम के ऊपर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। साथ साथ फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब हम पानी के फ्लो को रोक देते हैं, तो पानी के फ्लो को रोक देंगे तो पानी इधर उधर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस कम हो जाएंगे। उस तरह से डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पानी का यूज होता है। तो ये तो हमने देख लिया इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब हम डैम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल पीपल का, ठीक है ना। फॉरेस्ट जो है सबमर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डैमेज होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, ठीक है ना। फिर जो है सिल्टेशन, मतलब कि नीचे जो है आपके धीरे धीरे पत्थर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैम की कैपेसिटी कम हो जाती है इसकी। और एक इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट भी रहता ही है कि मतलब स्टेट जो है आपस में कहते हैं हमें इतना पानी चाहिए, हमें इतना पानी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है किससे रिलेटेड, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नाउ जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि जो डैम्स के बारे में, कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि डैम्स जो है वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया की, ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा था, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो ये डैम्स है ना वो डेवलपमेंट को सिंबलाइज कर रहा है। अभी हमने देखे कितने सारे फायदे हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और इस तरह से नेशनल बिल्डिंग में, इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशनल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा नेशनल बिल्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको कहा गया कि ये जो है टेम्पल्स है इंडिया की, ठीक है। सॉरी बेटा। नाउ डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान कैरिड आउट। आयोग मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके केस बेस्ड स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, या फिर नॉर्मली 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो जो राजस्थान का जो एरिया है ना, वो सेमी एरिड रीजन जो खास तौर से, वहाँ पे कई सारी वाटर टेक्निक यूज़ की जाती है पानी को कंजर्व करने, जिसमें एक एग्जाम्पल आपका खादिन। खादिन क्या होता है, जैसे ज़मीन के अंदर इस तरह का एम्बैकमेंट कर देते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर होता है ना इसके अंदर पर्कुलेट कर जाता है धीरे धीरे, जैसे पानी यहाँ आया इस तरह करके, और ये सॉइल में चला जाएगा, मिट्टी में, ठीक है। अब इसकी वजह से मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। आपको सर इसका फ़ायदा क्या है, ये तो पानी वेस्ट हो गया ना, आपने बारिश के पानी को मिट्टी में जाने दिया। लेकिन आप खुद सोचो, जब मिट्टी के अंदर ये पानी जो मिट्टी के अंदर ये पानी जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा, मिट्टी आपका मॉइस्ट हो जाएगा। जब मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगा तो इस पर इरीगेशन की ज़रूरत वहाँ पे ना के बराबर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी जो है एग्रीकल्चर की वो बढ़ जाएगी। दूसरा एक है जोहादाज, ठीक है ना, आर स्मॉल चेक डैम्स बिल्ड टू कैप्चर एंड स्टोर वाटर। एक छोटा डैम टाइप होता है रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, अ काइंड ऑफ डैम होता है, ठीक है ना, छोटा सा, ठीक है, आपके वो वाटर को कंजर्व करने के लिए। और जैसे थार डिजर्ट वाले रीजन्स में देखो तो टैंक होते हैं, मतलब एक तो पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो टैंक जैसे नॉर्मली हम लोग ऊपर रखते हैं तो भाई पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और पता है कि पानी इवोपरेट भी होता है, आपको पता है। तो इसकी वजह से वो जो टैंक बनाते हैं ना, वो घर के अंदर या कोर्टयार्ड के अंदर जो है ज़मीन खोद कर फिर वहाँ टैंक बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी ठंडा भी रहता है और वो कंजर्व करके रखते हैं उसको ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। जी कुछ टेक्निक्स हैं जो राजस्थान के अंदर लोग यूज़ करते हैं जो वाटर स्कार्सिटी है उसको मीट करने के लिए। अभी क्या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक मेथड है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उसको कट किया जाता है, फिर उसको बर्न करके जो है वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद जो एशेज जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे ही उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस फिर दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, फिर उसको वहाँ पे जंगल कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। फिर इस तरह से
वो बार बार शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, है ना, झूमिंग कल्टीवेशन। और आपको देखना है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसका क्या क्या नाम है, ये आपको होमवर्क आपको पता करना है कि कौन कौन से अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूमिंग कल्टीवेशन जाना जाता है। नॉर्मली नोमैटिक लोग करते हैं, अभी भी होता है बट ना के बराबर होता है कहीं पे, ठीक है ना। अक्सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरह की चीजें देखी जाती है। सॉरी। नाउ सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक बात करें सब्सिस्टेंस की, सबसे पहली चीज़ सब्सिस्टेंस का मतलब ही होता है अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो वही बात है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, फैमिली को डिमांड करने के लिए, फैमिली की डिमांड को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से बहुत छोटी लैंड पे की जाती है, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा लो होता है और सारी सेल्फ कंजप्शन जैसे हमने पहले ही करा, खुद की कंज्यूम करने के लिए जो इसको ऐसी फार्मिंग की जाती है ना, ठीक है। अब जो कमर्शियल फार्मिंग उसका पर्पस होता है कैश के लिए, मतलब मार्केट के अंदर बेचेंगे और वहां से पैसा आएगा। जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस होता है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। बड़ी लैंड होल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है, मॉडर्न मशीनरी का यूज होता है और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हाई होता है और मेनली जो वो सेल के लिए होता है। नाउ आपको स्टेपल क्रॉप बताना है इंडिया का कौन सा और कहाँ ये प्रोड्यूस होता है। ये राइस इंडिया का स्टेपल क्रॉप है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये वो जगह है जहाँ पे राइस जो है प्रोड्यूस होता है ना। कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड है किसके लिए, राइस के ग्रोथ के लिए। तो देखो पहली बात तो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है उससे अबव होनी चाहिए जो इनका ग्रोइंग सीजन है वहाँ पे। देखो आपको पता है, आपको तो अगर आपने पढ़ा है तो राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप्स है जिसको अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर रेनफॉल कम हो तो आपको इरिगेशन देनी हो, मतलब पानी आपको देना पड़ेगा, तब जाके जो ग्रो पाएगा। सॉइल जो है फर्टाइल होना चाहिए, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, क्ले सॉइल हो गया, है ना। तो ये वाटर को रिटेन करके रखते हैं, तो इस तरह की जो है कंडीशन चाहिए होती है राइस की ग्रोथ के लिए। बात करें भूदान मूवमेंट की, तो भूदान मूवमेंट 1951 में स्टार्ट हुआ था, जिसको स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो ये इन्होंने एक अपील की थी इस मूवमेंट के अंदर कि जो वेल्दी लैंड ओनर्स है, मतलब जिनके पास अच्छा खासा जमीन है, वो क्या करे, उनको मतलब कहीं ना कहीं तैयार किया, राजी किया कि आप क्या करो, थोड़ा सा अपना कुछ जमीन का हिस्सा जो है गरीबों को दे दो जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं भूदान मूवमेंट। भू का मतलब होता है जमीन, दान का मतलब डोनेट करना, तो जमीन डोनेट करने की मूवमेंट जो उसको कहा, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, आपको कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, है ना। तो दो अगर रॉ मटेरियल के बेसिस देखो अलग अलग आपकी बेस, अब एग्जांपल आपके लिए ऑनरशिप के बेसिस पे और ऑनरशिप के बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज को डिवाइड करो कितने तरह की होंगी। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे बात करेंगे तो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, है ना। और भी इंडस्ट्रीज होती हैं कुछ इसके अंदर जो आप देख सकते हो, जैसे मेराइन बेस्ड भी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करेंगे तो वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मानती है, समझ रहे हो, मतलब रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिसका यूज करके आप फर्दर कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे। तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपना रॉ मटेरियल मानती हो या मतलब रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हो। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगा, जो मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिर आगे फर्दर प्रोसेस करती है, जैसे आयरन स्टील कंपनी हो गई, है ना, आयरन स्टील की इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो ये मिनरल्स का यूज करते हैं। वहीं पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा जो बनता है वो कॉटन से बनता है, तो शुगर इंडस्ट्री शुगर कैन से बनता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट इन्वायरमेंट। अब इंडस्ट्रीज किस तरह से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। देखो एक तो एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज से आपने देखा होगा स्मोक निकलता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये सब वाटर से मिल जाते हैं तो एसिड रेन भी फॉर्म करते हैं ना, चिमनी वगैरह से, जिसकी वजह से एयर आपका एयर जो है पॉल्यूट होता है। तो स्मोक और हार्मफुल गैसेज जो निकलती है उसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पॉल्यूट होता है। जैसे वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जैसे केमिकल वगैरह जो है, इनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बिना ही क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है वो पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। साथ साथ जो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। उस तरह से एक लैंड पोल्यूशन होता है। ये जो सॉलिड वेस्ट है और जो हैजर्डस केमिकल आप क्या करते हो उसको लैंड के ऊपर डंप कर देते हो, जाके एक जगह कहीं पे जमा करते हो, जिसकी वजह से क्या सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और जो है सॉइल खराब हो जाता है।
नॉइस पोल्यूशन भी है, जब पता है इंडस्ट्री चलती है तो बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ जनरेट करती है, मशीनरी जनरेटर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। थर्मल पॉल्यूशन होता है जब हॉट वाटर जो डिस्चार्ज होता है, और जैसे पानी गर्म होता है, इंडस्ट्रीज़ का मशीन वगैरह चली तो पानी गर्म हो जाता है, जब आप उसको ओशन बॉडीज़ के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो थर्मल पॉल्यूशन होता है। जब गर्म, थर्मल जो वर्ड है ना, थर्मल, एक इसका मतलब हॉटनेस होती है, हॉट के लिए यूज़ करते हैं। जो गर्म पानी जब आप डाल देते हो तो उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। तो कौन कौन से स्टेप्स इंडस्ट्री ने लिए हैं। पहली बात तो कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना, जैसे स्क्रैबर्स का यूज़ किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जब हम कोई चीज़ डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह जो या हॉट वाटर होगा, तो उसको पहले आप ट्रीट करो, ठीक है ना, उसके बाद आप रिलीज़ करो। उस तरह से वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, जितना पॉसिबल हो सके रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, है ना, और फिर जाके सेफली सही तरीके से उसको डिस्पोज करना ज़रूरी है, ताकि जो है वो डंपिंग ना हो सके और कंडेमिनेशन ना हो सके। उससे क्लीनर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। कोशिश करो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ किया जाए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, ताकि जो एमिशंस है वो कम हो, ठीक है। नाउ बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, आपको उसकी एग्जांपल देना, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो जिसका प्रोडक्ट जो है दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बने। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है, इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये इन्होंने स्टील प्रोड्यूस किया जिसका यूज ऑटोमोबाइल बनाने में यूज होगा, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जिसका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, उससे हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ महात्मा गांधी ने यान को स्पिन करने में या खादी बुनने के ऊपर क्यों जोर दिया, स्पिनिंग यान और वीविंग खादी पे क्यों जोर दिया गांधी जी ने। इसका पर्पस ये था कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, मतलब हम खुद डिपेंडेंट हो, मतलब जो ये हमारे यहाँ का हमारे ये काम होता है तो हम क्या करें, अपने काम में ही महारत हासिल करें, हम जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए। साथ साथ जो है डिपेंडेंस कम करना है किसके ऊपर, जो ब्रिटिशर्स की गुड्स आते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या नाम के थे, उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट है वो सफ़र कर रही थी, तो उसके ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए, और साथ साथ जो फॉरेन क्लॉथ है उसको बाइकआउट करने के लिए भी, जो हमारा इंडस्ट्रीज था हैंडलूम का वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था ब्रिटिशर्स के आने से, तो उसको फिर से रिवाइव करना था, और इस तरह से हमारे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और इस तरह से नेशनल मूवमेंट को भी मजबूती मिलेगी। इसके लिए गांधी जी ने स्पिनिंग विनिंग और विविंग खादी को जो है विविंग खादी के ऊपर एम्फोसाइज किया था। नाउ अब बात करते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल सोर्स है, मतलब जो हम लंबे टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉर्मली ये नॉन रिन्यूएबल होता है, एक बार यूज़ कर ले दोबारा आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, और इससे पॉल्यूशन भी होता है ना। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब सिंपली क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, और ये कम पॉल्यूटिंग होता है, और ये अल्टरनेटिव है किसका, जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सब किससे एग्जांपल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और क्या होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में क्या फर्क होता है, देखो वो मिनरल्स जिसके अंदर आयरन जो हो मेन कंपोनेंट है उसको फेरस कहते हैं, जिसके अंदर आयरन मेन कंपोनेंट नहीं हो उसको नॉन फेरस कहते हैं। एग्जांपल याद रखना है, आयरन और मैग्नीज, और नॉन फेरस में कॉपर और बॉक्साइट। नाउ एक क्वेश्चन है कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। पहली बात तो समझो कि मिनरल्स क्या है, एग्जॉस्टिबल, अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी बात नॉन रिन्यूएबल है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में, तो इसको आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ओवर यूज़ करने की वजह से क्या है, इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो इसके लिए क्या हमारे आने वाले जनरेशन उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ बचे, तो इसके लिए भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है ना। सोलर एनर्जी को ब्राइट फ्यूचर क्यों कहा जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। देखो इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला तो है एबंडेंट सनशाइन, कहने का मतलब इंडिया जो है आपको पता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाई करता है,
जहाँ पे अच्छा खासा धूप आता है। तो जब धूप अच्छी खासी आती है यहाँ पे, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उस हीट को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें। भाई जब मौका मिला तो फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। एक है रेन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है ना। सोलर एनर्जी जो होता है वो इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन नहीं होता और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता, है ना। ये भी एक रेन्यूएबल एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, एक रेन्यूएबल एनर्जी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। तो अब हमें इसके ऊपर तो काम करना है, इसलिए जो हम इसको ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। फिर है सुइटेबल फॉर रूरल एरियाज, ठीक है ना। ये आसानी से देखो, अब तो होता क्या है कि जो अर्बन एरियाज है वहां पे उतना स्पेस नहीं होता कि आप वहां पे इस चीज को, यहाँ ना वहां पे स्पेस नहीं होता कि आप जो है वहां पे क्या नाम कहते हैं इसको इंस्टॉल कर पाओ। लेकिन ये गांव वाले एरियाज में आसानी से पॉसिबल है कि आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसी चीजें, ठीक है ना। तो इसकी क्या, फॉसिल फ्यूल पे आप डिपेंडेंसी को कम कर सकते हो, ठीक है। ये रीजन है। नाउ एक क्वेश्चन है, मिनरल किसे कहते हैं। तो मिनरल नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब जो मिनरल होता है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती है, साथ साथ जो है जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है और अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ये आपका मिनरल है। नाउ व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन एनी थ्री, ठीक है ना। कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमने कहा था वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फिर से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो सनलाइट है, आज सनलाइट एनर्जी यूज है, भाई कल फिर से सन निकलेगा, फिर से सनलाइट आ जाएगी, ठीक है ना, फिर से हम सोलर एनर्जी यूज कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन जितना भी यूज कर ले वो एग्जॉस्ट नहीं होता है और वो फिर से रिन्यू हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या एग्जांपल है इसके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी तो हमने समझ गया, जो सन से जो एनर्जी को टैप करते हैं सोलर पैनल के थ्रू, वो सोलर एनर्जी हो गया। विंड से जो एनर्जी टैप करेंगे उसको विंड एनर्जी कहते हैं। और हाइडल एनर्जी, जो एनर्जी फ्लोइंग वाटर जो होती है डैम और उसके रिवर के अंदर, उससे जब हम जनरेट करेंगे हो जाएगा आपका हाइडल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लगता है कि हाँ एमसीक्यूज का कह सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो बता सकते हो मुझे उसके, ठीक है। बाकी हैव अ गुड डे एंड